जय हिंद दोस्तों, मैं सनोज स्वागत करता हूँ अपने छोटे से परिवार चलने के क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, है ना। और ठंडी में आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, है ना। और वही अच्छी को पूरा बढ़िया बेहतरीन बनाने के लिए हम एक सीरीज लेकर आए हैं दोस्तों। इस सीरीज़ का नाम कौन सी? क्वेश्चन बैंक सीरीज। आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों। आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे दोस्तों, तो उसमें से हम लोग 2019 का यानी कि द्वितीय पाली का सोल्यूशन किए थे, है ना। उसमें से सारे क्वेश्चन के जितने भी सारे क्वेश्चन थे सबका हम लोग कौन सी किए थे? पोस्टमार्टम किए थे दोस्तों। आज भी हमारा जो रहने वाला है 2019 का प्रथम पालिका है ना दोस्तों। तो आप लोग वीडियो देखें, अच्छी बात है। अगर जो आप लोग वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या तो डायरेक्ट जाइए, प्लेलिस्ट बना दी है, उसका प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, है ना दोस्तों। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं, है ना दोस्तों। ये क्वेश्चन किसका रहने वाला है? ये क्वेश्चन 2019 का प्रथम पालिका रहने वाला है ना दोस्तों। आप लोग मेरा कहना अच्छी तरीके से मानते हैं। कहने का मतलब बोले थे वीडियो को लाइक नहीं करना है ना। आप लोग तो पूरे बढ़िया से माने हैं कि लाइक तो नहीं किए हैं, लेकिन उसी में एक बात और बोले थे कि वीडियो को शेयर करना है, जो कि आप लोग नहीं किए हैं। आधा बात मानते हैं, आधा बात नहीं मानते, है ना दोस्तों। तो बात मानना है तो पूरा मानो, है कि ना दोस्तों। बट आधा भी मान रहा है तो अच्छी बात है कि ना दोस्तों। चलो तो हम लोग चलते हैं कहाँ? क्वेश्चन पे अपने, है ना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, सबसे पहले अपना क्वेश्चन ले लिया हाथ में, फिर वही करना है आपको। क्वेश्चन बैंक लेना है या तो फिर आपको एक पेज लेना है। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको उस पेज पे लिखना है, उसका आंसर क्या होगा, है ना, ABCD कुछ में भी, है ना। और उसी के हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा कि मेरा इतना सही हो रहा है, इतना सही हो रहा है ना दोस्तों। तो चलो हम लोग चलते हैं अपना पहला नंबर क्वेश्चन पे। ये जो हमारा किसका है? 2019 का जो है दोस्तों, यानी प्रथम पाली है। क्या चीज़ है? प्रथम पाली। आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है 2019 का ए कहने मतलब कौन सी? प्रथम पालिका, है ना। तो चलो हम लोग चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किसके बारे में? फोकस दूरी के बारे में। आप लोग जानते होंगे फोकस दूरी के बारे में, है ना। फोकस दूरी, ध्यान से देखना दोस्तों। लेंस के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में? लेंस। आप लोग जानते होंगे कि लेंस हमारा दो प्रकार के होता है ना। एक होता है हमारा कौन लेंस? अवतल लेंस। और दूसरा कौन लेंस होता है? उत्तल लेंस। आप लोग जानते होंगे कि नहीं। अवतल लेंस बनाना है तो इस तरीके से बनाते हैं अवतल लेंस, है ना। और उत्तल लेंस बनाना है तो उसका परावर्तक सतह कैसा होता है? यानी उठा होता है ना। सॉरी, इसका जो इनकी किनारे का जो अपेक्षा बीच का जो भाग होता है कैसा होता है? मोटा होता है। और अवतल में क्या होता है? किनारे वाला कौन सा होता है? सकरा होता है ना। ये हो गया हमारा उत्तल लेंस, ये कौन सा हो गया? अवतल लेंस। आप लोग जानते होंगे दोस्तों, यहाँ पर हमारा कौन सा होता है? कौन सा होता है? प्रकाशीय बिंदु O होता है ना। आप लोग जानते होंगे कि हमारा जो लेंस होता है ये हमारा कौन सा होता है? प्रधान अक्ष होता है ना। उसी तरीके से इसमें भी हो जाएगा हमारा, है ना। ये भी हमारा कौन सा होगा? प्रधान अक्ष होगा। आप लोग जानते होंगे, है ना दोस्तों। चलो तो सबसे पहले बात, ये हमारा मूल बिंदु हो जाएगा, है ना। देखो ये तो बीचों बीच नहीं है, बट बना दी है तो काट नहीं रहे हैं, है ना, क्योंकि दोबारा मेहनत क्यों कराया जाए, है ना। चलो दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि हमारा लेंस में जो होता है दो फोकस होता है। कितना फोकस होता है? दो फोकस होता है, पता होगा, है ना। अवतल लेंस का जो होता है मुख्य फोकस होता है बउआ, ये पीछे की तरफ होता है ना। आप लोग जानते होंगे कि यहाँ से प्रकाश की किरण आता है, इधर चल जाता है ना। ऐसा प्रतीत होगा कि फोकस से जा रहा है। ये हो गया हमारा कौन चीज़? मुख्य फोकस, है ना। लेकिन उत्तल लेंस का जो मुख्य फोकस होता है इस साइड होता है। आप लोग जानते होंगे ये हमारा कौन सा हो जाएगा? फोकस हो जाएगा, है ना। आप जानते हैं दोस्तों कि मूल बिंदु है तो 0,0 होता है, और इसके तरफ अगर जो दाएं तरफ जाते हैं तो हमको क्या मिलता है? पॉजिटिव मिलता है। इधर से हम दाएं तरफ जाएंगे तो क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा, है ना। लेकिन बाएं तरफ जैसे आएंगे तो हमको क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा, है ना। जब हम ऊपर जाते हैं दोस्तों तो क्या मिलता है? पॉजिटिव मिलता है। लेकिन नीचे आते हैं तो क्या मिलता है हमको? नेगेटिव मिलता है। उसी तरीके से इसमें हो जाएगा। जब दाएं तरफ गए पॉजिटिव मिला, बाएं तरफ आएंगे तो क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। जब ऊपर हम जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको दोस्तों? पॉजिटिव मिलेगा। नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों? नेगेटिव मिलेगा, है ना दोस्तों। आप पूछ रहा है कि लेंस की जो फोकस दूरी, क्या पूछ रहा है? लेंस की फोकस दूरी। ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो ऑप्शन में कह रहा है अवतल लेंस, दूसरा कौन सा कह रहा है? उत्तल लेंस, तीसरा कह रहा है कौन सी? समतल लेंस। कौन सी बोल रहा है? समतल लेंस। और इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल दोस्तों, देखो हम क्या बोले कि लेंस मुख्य रूप से कितना प्रकार का होता है? दो ही प्रकार, एक अवतल, दूसरा कौन सी? उत्तल लेंस। देखो दोस्तों, आप देख के बता सकते हैं कि हमारा प्रकाशीय बिंदु और फोकस के बीच की दूरी को हम कौन सा कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। प्रकाशीय बिंदु O के और फोकस के बीच की दूरी को कौन सा कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। आप देख सकते बता सकते हैं कि उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी है, देख रहा है ना, इधर पट्टी है ना, प्लस, तो इधर जाते तो हमको क्या मिलता है? प्लस। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होता है वो कौन सा हो जाता है? हमारा धनात्मक होता है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया, है ना। तो एक का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन के अनुसार कौन सा हो जाएगा? बी। कहने का मतलब कौन सी लेंस? उत्तल लेंस। कौन सी लेंस? उत्तल लेंस।
आप लोग कमेंट करके बता देना दोस्तों कि अवतल लेंस जो होता है और कौन सी उत्तल लेंस होता है। तो अवतल लेंस का उपयोग, किसका उपयोग, यानी अवतल लेंस का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, है ना, कमेंट करके बता देना, क्वेश्चन है। और उत्तल लेंस का जो उपयोग हम लोग करते हैं ये कहाँ करते हैं ना। ये आपसे 2 क्वेश्चन हम पूछ दिए हैं इस क्वेश्चन में, आप लोग कमेंट करके इसका कौन सा करना है, जवाब दे देना, है ना दोस्तों। चलो कमेंट करके जवाब देना है ना, क्योंकि आप लोग देखते हैं, वीडियो देख लेते हैं, पूरा बढ़िया देखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप जवाब नहीं देते हैं वीडियो पे, है ना। तो जो भी क्वेश्चन किया जाता है उसका जवाब दें, है ना दोस्तों। और वीडियो पे आप लोग को बोले थे कि लाइक नहीं करना है, तो सच में आप लाइक नहीं करते हैं ना। आप बोल दिए कि वीडियो को शेयर करना है, तो वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, है ना। तो वीडियो को शेयर भी करना है ना दोस्तों। चलो अब चलते हैं हम लोग कितना क्वेश्चन नंबर 2 पे, ध्यान से देखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है, यानी कहने का मतलब दर्पण है, कौन सी, दर्पण। ध्यान से देखो दोस्तों, आप लोग दर्पण भी पढ़े होंगे ना, तो 2 तरह के पढ़े होंगे, एक समतल दर्पण, दूसरा कौन सा पढ़े होंगे, गोलीय दर्पण, है ना। आप लोग देखे होंगे कि गोलीय दर्पण भी हमारा मुख्य रूप से कितना प्रकार का होता है, 2, एक होता है हमारा अवतल दर्पण और दूसरा कौन होता है, उत्तल दर्पण। जानते कि नहीं जानते, बिल्कुल जानते। अब हम बताए थे कि कांतीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो होता है बुआ, नहीं कार्तीय चिन्ह परिपाटी बोल दे कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो होता है हमारा वस्तु को हमेशा हम बाएं तरफ रखते हैं, कहाँ रखते हैं, बाएं तरफ। आप लोग जानते होंगे कि जैसे मान लेना हम चलो इसी में बता देते हैं लेंस, चलो दर्पण बनाते हो, मान लेना ये दर्पण है हमारा, ये दर्पण बना दिए, बता देना ये कौन दर्पण है, ये हमारा हो जाएगा कौन दर्पण, अवतल दर्पण। क्यों, इसका परावर्तक सतह कैसा धंसा हुआ है। आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर हमारा कौन सा होता है, ध्रुव होता है, यहाँ पर कौन सा होता है, फोकस होता है, यहाँ कौन सा होता है, वक्रता केंद्र होता है ना। जब भी हमको वस्तु को रखता है ना, तो ध्रुव के बाएं तरफ रखते हैं, किधर रखते हैं, दर्पण के बाएं तरफ, तो बाएं तरफ रखते हैं, किधर रखते हैं, बाएं तरफ। मान लेने यहाँ वस्तु का नाम दे देते हैं ए और कौन सी, बी। आप लोग जानते होंगे भैया और भाभी का कहानी वाला वीडियो देखे कि नहीं देखें, मेरा सबसे फेवरेट वीडियो जो था इसी के बारे में था, भैया और भाभी का कहानी, है ना। आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं अगर जो आप लोग नहीं देखे हैं, है ना। चलो तो बाएं तरफ रखते हैं, तो आप बताओ कि यहाँ से बाएं तरफ जा रहे हैं तो क्या मिल रहा था, माइनस, उसमें भी इसमें क्यों होगा, माइनस हो जाएगा, नहीं। इधर पट्टी आएगा कौन सी मिलेगा, प्लस मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, है ना। तो बाएं तरफ है तो बाएं तरफ कौन सी होगा, ऋणात्मक होगा। तो कहने का मतलब कह रहा है कौन सी, धनात्मक, ऋणात्मक। तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, बी। यानी कहने का मतलब दर्पण में हम लोग कौन सी हो गया, इसका भी आंसर कौन सी हो गया, बी। यानी बोलने का मतलब हो गया दोस्तों कि दर्पण में या तो लेंस की भी बात किया जाए ना, लेंस बोले या तो दर्पण बोले, दोनों के चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो हम वस्तु को हमेशा कहाँ रखते हैं, बाएं तरफ रखते हैं, कहाँ रखते हैं, बाएं तरफ, है ना। चलो आपको कमेंट करके ये बता देना है दोस्तों कि अवतल दर्पण और कौन सी, उत्तल दर्पण, है ना। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं। कमेंट करके इसका कौन सा करना है, जवाब देते जाना है। चलो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना, 3 पर। क्वेश्चन नंबर कितना है दोस्तों, 3, ध्यान से रखना। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पक्ष देखने के लिए करता है, यानी कि दर्पण में जो होता है साइड मिरर के रूप में, कौन सी के रूप में, साइड मिरर। देखो मिरर है ना, साइड मिरर कहने मतलब कि जैसे हमारा गाड़ी होता, गाड़ी नहीं चलता, मोटरसाइकिल होता, ट्रक होता, कोई भी गाड़ी होता, उसका देखेगा नहीं तो पीछे देखने के लिए, किधर देखने के लिए, पीछे देखने के लिए एक दर्पण का उपयोग होता है। आप लोग क्वेश्चन जो होता है हमारा VVI क्वेश्चन होता है ना। आप 2 नंबरिया का बात करें तो 2 नंबरिया में भी होता है कि गाड़ी के साइड मिरर में हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं, है ना। या तो बोल देगा कि इसका उपयोग क्यों करते हैं, है ना। तो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में जो हम लोग प्रयोग करते हैं, कौन दर्पण का करते हैं, उत्तल दर्पण का। किसका, उत्तल दर्पण का। आप लोग कहते हैं क्वेश्चन का आंसर जो होगा तुम मुंह पे होगा, है ना, और मुंह पे होना भी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत भयानक है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और उम्मीद है इस बार क्वेश्चन को पूछ भी सकता है ना दोस्तों। तो पूछेगा तुमसे कि बताओ कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, है ना। तो इसका जवाब दे देना क्यों करते हैं। तो इसका जवाब हम ही दे देते हैं, क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, वस्तु की अपेक्षा कैसे बनता है, छोटा बनता है। कैसे बनता है, छोटा बनता है। और कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। और कैसा बनता है, सीधा बनता है। इसलिए हम दर्पण का उपयोग करते हैं, है ना। चलो इसका जवाब तो हम दे दिए, है ना। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर, 4 नंबर। कितना नंबर, 4 नंबर। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दोस्तों, सामान्य नेत्र की बीम दूर कितना होता है ना, पूछ रहा है सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है कितना, सामान्य नेत्र। अच्छा बात किया जाए सामान्य नेत्र, किस चीज, सामान्य नेत्र, तो आप लोग जानते होंगे सामान्य नेत्र की जो दूरी होता है कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ये तो आपका आंसर हो गया डायरेक्ट, है ना। सामान्य नेत्र की जो दूरी होता है कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, है ना। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर कितना में, बी, यानी 4 का भी आंसर कितना हो जाएगा, बी। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो जो समझ में आ रहा है दोस्तों तो कौन सी करना है, लाइक करते चलना है ना, और
वीडियो को शेयर करते रहना है ना दोस्तों। और हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलना है ना दोस्तों, क्योंकि आप शेयर नहीं करेंगे तो हमारा परिवार कैसे बढ़ेगा, है ना। तो वीडियो को कौन करना है, शेयर करते रहना है। चलो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर कितना 5 पे। कितना 5 आप लोग से पूछा जाएगा क्वेश्चन कार्य 5 में कि किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि, देखो दीर्घ बोले या तो फिर दूर बोले, देखो 5 नंबर क्वेश्चन है। अगर जो बात किया जाए दीर्घ का, किसका, दीर्घ का, या तो बात किया जाए दूर का, है ना, दोनों एक ही बात है। दीर्घ बोले या तो कौन सी बोले, दूर बोले, है ना। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है, यानी दूर दृष्टि दोष के लिए। किसके लिए, दूर दृष्टि दोष के लिए। अच्छा बताओ दोस्तों, आप लोग का हम एकदम ट्रिक बताए थे, क्या बोले थे ट्रिक। देखो 2 लेंस होता, एक होता हमारा कौन सी, अवतल, एक होता हमारा कौन सी, उत्तल। उम्मीद है ऊपर दिख रहा होगा, है ना। एक होता हमारा अवतल लेंस, दूसरा कौन सा लेंस होता, उत्तल लेंस। चलो उत्तल लेंस और एक कौन सा होता, अवतल लेंस, है ना। तो ये हो गया उत्तल लेंस, ये हो गया कौन सी, अवतल लेंस। देखना ध्यान से, 2 दृष्टि दोष होता है, एक होता हमारा दीर्घ दृष्टि दोष और एक किसी में होता कौन सी, निकट दृष्टि दोष। कौन सी होता, निकट दृष्टि दोष, है ना। 2 दृष्टि दोष होता है। अब देखना हम इसका ट्रिक बताए थे दोस्तों कि बताओ जैसे दूर है तो एक कितना हुआ, 2 काउंटिंग करना है ना। दूर में कितना हुआ, 1 और 1 कितना, 2। लेकिन 2 का जो आंसर होगा ना 3 वाला में होगा। कहाँ होगा, 3 वाला। तो देखो 1 2 3, इसमें कितना हो गया 3, इसमें गिनो 1 2 3 4, इसमें कितना हो गया 4, है ना। और निकट में देखो 1 2 3, यानी कहने का मतलब दोस्तों कि 2 का जो आंसर होगा कौन सी, 2 का आंसर जो होगा 3 में होगा और 3 का जो आंसर होगा किससे होगा, 4 होगा। कौन सी होगा, 4। आप लोग ध्यान से में रखिएगा, यही 2 का आंसर कितना होगा 3, 3 का आंसर कितना होगा 4। आपको अगर जो ये ध्यान में है तो आपसे कभी गलती नहीं होगा, है ना। कंफ्यूजन में कभी कभी कौन सी हो जाता है, गलत हो जाता है ना। इसलिए ये ट्रिक को ध्यान में रखना कि 2 का आंसर 3 होगा, 3 का आंसर 4 होगा, है ना दोस्तों। तो कहने वाला अवतल है, कौन लेंस है, अवतल है। तो किसके लिए, 3 वाला के लिए। तो 3 में कौन सी होता है, निकट, है ना। और बात किया जाए उत्तल का, तो उत्तल में कितना है, 3 अक्षर, तो होगा कितना अक्षर के लिए, 2 अक्षर। कहने का मतलब किसका, दूर का। बता देना कमेंट करके कि कैसा लगा ट्रिक। अगर जो आप लोग पहले से जानते हैं तो भी बता दीजिएगा कि कहाँ पढ़े थे, है ना, आपको कौन बताया था। अगर जो हमसे बता रहे हैं, पहली बार जान रहे हैं, तो मेरा नाम तो बताइए दीजिएगा, है ना। तो कमेंट करके इसका भी कौन सी करना है, जवाब दे देना, है ना दोस्तों। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पर, 6 नंबर। देखते हैं दोस्तों, कह रहा है किस वर्ण यानी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। देखो दोस्तों तरंग दैर्घ्य है, कौन सी है, तरंग दैर्घ्य। ध्यान से देखना, तरंग दैर्घ्य। अब बात आया तरंग दैर्घ्य का, तो पूछेगा सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका, पूछेगा सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य। तो सबसे अधिक जो तरंग दैर्घ्य होता है ना, सबसे अधिक जो तरंग दैर्घ्य होता है किसका होता है, लाल का होता है। किसका होता है, लाल का, है ना। और यही पूछेगा सबसे कम किसका होता, तो सबसे कम होता है किसका, बैगनी का। किसका होता है, बैगनी का। ध्यान में रखना, पूछेगा तुमसे कि बताओ कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तो किसका होता है, लाल का होता है। और पूछेगा सबसे कम किसका होता है, तो सबसे कम किसका होता है, बैगनी का होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना कि देखो तरंग दैर्घ्य का बात किया जाएगा तो लाल का तो सबसे अधिक होता है, हम मानते हैं, चलो ठीक है। लेकिन बात किया जाए बैगनी का विचलन कोण का, क्या चीज, विचलन कोण। कौन सी बात किया जाए, विचलन कोण। तो बात किया जाए ना विचलन कोण का, क्या चीज, विचलन कोण। तो विचलन कोण का बात किया जाए तो हमारा बैगनी का विचलन कोण होता है सबसे अधिक होता है। कौन सी होता है, सबसे अधिक। और लाल रंग का जो विचलन कोण होता है ना, लाल रंग का विचलन कोण, कौन सी, विचलन कोण, कौन विचलन कोण, वो कौन सी होता है, सबसे कम होता। कौन सी होता है, सबसे कम। तो देखना दोस्तों लाल कितना पर है, देख लेते हैं। पहला में बोल रहा है किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो कहने का मतलब किसका हो जाएगा, लाल हो जाएगा। पहले नंबर में तो पहला हो जाएगा, है कि नहीं। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जिसका विचलन कोण ज़्यादा होता है, कौन सी, जिसका विचलन कोण कौन सी होता है, ज़्यादा होता है, उसका आवृत्ति भी ज़्यादा होता है। कौन सी होता है, आवृत्ति भी ज़्यादा होता है। और अगर जो मान लेना कि जिसका विचलन कोण कम होता है उसका आवृत्ति भी कौन सी होता है, कम होता है। तो कहने का मतलब विचलन कोण बैगनी का जो आवृत्ति होगा वो कौन सी होगा, ज़्यादा होगा। और हमारा लाल का कौन सी होगा, कम हो जाएगा, है ना। तो बताना कैसा लग रहा है ना दोस्तों। अगर जो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करते चलना, है ना दोस्तों। बार बार बोल रहे हैं, है ना। इस चीज़ का हमेशा कौन सी रखना है, ध्यान रखना है ना दोस्तों। चलो बात किया जाए आवृत्ति का, तो सबसे कम किसका, लाल का, सबसे अधिक किसका, बैगनी का। चलो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे, है ना, क्वेश्चन नंबर कितना, 7 पे। ध्यान से देखना दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम लोग, देखना। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि टिंडल प्रभाव
टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? देखो टिंडल प्रभाव है, कौन प्रभाव है? टिंडल प्रभाव। आप लोग जानते होंगे कि टिंडल प्रभाव क्या होता है ना, जैसे आप लोग जानते होंगे, क्या जानते होंगे टिंडल प्रभाव के बारे में? जानते होंगे नहीं? टिंडल प्रभाव जो हमारा दर्शाता है, किसको दर्शाता है? प्रकाश के प्रकीर्णन को। किसको दर्शाता है? प्रकाश के प्रकीर्णन को। आप लोग ने देखे टिंडल प्रभाव, बिल्कुल देखे होंगे। जब प्रकाश का प्रकीर्णन बताया जाता है तो टिंडल प्रभाव के बारे में भी बताया जाता है ना दोस्तों। तो पूछेगा तुमसे क्वेश्चन नंबर कितना में? 7 नंबर में, कि टिंडल प्रभाव कौन सी घटना को दर्शाता है? तो पहला नंबर में प्रकाश का परिवर्तन का नहीं, प्रकाश का परिवर्तन को रूप में जिसे जो आईना हम लोग देखते हैं ना, आईना दर्पण में जो देख रहे होते हैं, उसको कौन सा दर्शाता है? प्रकाश के परिवर्तन में जो आईना हम बनता है। अगला है प्रकाश का अपवर्तन। देखो कोई भी सी घटना होता है, कौन सा होता है? घटना। कहने का मतलब कोई सी जो घटना होगा ना, घटना जो हमको प्रतीत होगा वो होता है अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। तो देखो कोई भी घटना हो रहा है, जैसे हमारा तारा टिमटिमा रहा है ना, हम जैसे पानी में बाल्टी में छड़ी रख देते हैं तो टेढ़ा प्रतीत होता है कि नहीं? प्रतीत होता है। तो हमारा कौन सी होता है? सिक्का रख देते तो उठा हुआ प्रतीत होता है। ये सब जो घटना किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है ना। अब पूछेगा टिंडल प्रभाव किसके कारण होता है? टिंडल प्रभाव, टिंडल है ना। टिंडल प्रभाव किसका होता है? प्रकीर्णन का होता है। कौन सा होता है? प्रकीर्णन। ध्यान से देखना, प्रकीर्णन। अगर जो गलती लिखा होगा तो सुधार लेना, ऐसे तो सही होना चाहिए है ना। प्रकीर्णन सही है ना। तो पूछेगा टिंडल प्रभाव किसको दर्शाता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन का। परावर्तन से आईना में देखते हैं। अपवर्तन के कारण 2-3 को बता दिए दोस्तों कि कोई भी घटना होगा तो किस में होता है? अपवर्तन में होता है। जैसे मान लेना कि मुड़, जैसे पानी में रखे हुए छड़ी कौन सा होता है? टेढ़े हुए मुड़ दिखता हुआ है ना। सिक्का रखा हुआ कैसा होता है? उठा हुआ प्रतीत होता है। ये सब जो घटना होता है किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण है ना। आप लोग जानते होंगे कि जैसे मान ले और क्या बता सकता है? और जैसे रंग के बारे में बात किया जाए, किसके बारे में? रंग के बारे में बात किया जाए तो प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण से? प्रकीर्णन। अच्छा एक ऑप्शन में और है, कौन सी? वर्ण विक्षेपण। कौन सी? वर्ण विक्षेपण। आप लोग जानते होंगे प्रिज्म से जब प्रकाश के श्वेत प्रकाश की किरण कितने रंग में विभक्त हो जाता है? 7 रंग में है ना। तो 7 रंग में विभक्त हो जाता है तो कौन सा होता है? वर्ण विक्षेपण बन जाता है। आप लोग जानते होंगे है ना दोस्तों। तो चलो ये तो हमारा हो गया 7 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर? 8 पे है ना। क्वेश्चन नंबर कितना पर? 8 पे। ध्यान से देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? यानी कि P बराबर पूछ रहा है। आप लोग जानते होंगे P बराबर क्या होता है? W/T। आप लोग जानते होंगे नहीं? P बराबर W/T होता है। जानते होंगे कि नहीं? बिल्कुल जानते होंगे। P बराबर W/T होता है ना। P हमारा कौन सी? शक्ति है। W हमारा कौन सी? वाट है। T हमारा कौन सी? समय है। कौन सी? समय। W कौन सी? वाट होता है। T हमारा कौन सा होता है? समय होता है। P हमारा कौन सा होता है? शक्ति होता है। अच्छा आप लोग जी जानते होंगे, नहीं जानते? बिल्कुल जानते होंगे है ना। चलो थोड़ा सा इसको कौन से करते हैं? साफ करते हैं। कौन से करते हैं? साफ। उसके बाद हम कौन से करते हैं? आगे चलते हैं। ध्यान से देखना दोस्तों। चलो दोस्तों आगे है, मिटा दिए हम लोग है कि नहीं? साफ कर दिए बढ़िया से। देखो क्या बोल दिए थे? P बराबर कौन? W बराबर क्या बता दिए थे? वाट बता दिए थे क्या? नहीं, वो तो P का यानी कि शक्ति का मात्रक होता है ना। पूछेगा कि बताओ पावर यानी कि शक्ति का मात्रक। कैसे पूछेगा? शक्ति का मात्रक। तो शक्ति का मात्रक होता है कौन सी? वाट। और वाट को हम लोग कौन से सूचित करते हैं? W से है ना। ये हमारा W जो होता है कार्य होता है। कैसे होता है? कार्य है ना। P बराबर कौन सा होता है? W/T। T हमारा कौन सा होता है? ये होता है हमारा समय। अगर जो हम यहाँ पर W बोल दिए थे, W यानी कि कौन सी? वाट है ना। तो उसके लिए सॉरी है ना, बट हो गया मिस्टेक। चलो W कौन जो होता है? हमारा वर्क होता है यानी कि कौन सी? कार्य। T हमारा कौन सा होता है? समय होता है। P बराबर पूछ रहा है क्वेश्चन दोस्तों 8 नंबर में कि कह रहा है कि अच्छा एक चीज करो, क्वेश्चन का जवाब दे देना कि कार्य का ऐसा ही मात्रा क्या होता है ना, जवाब दे देना। और समय का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, इसका भी कौन करना है? जवाब दे देना। चलो 2 क्वेश्चन यहाँ पूछ दें, 5 क्वेश्चन आगे पूछे थे है ना। सबका जवाब देना। हल्का हल्का क्वेश्चन है, कभी कभी कार्य का ऐसा मात्रक पूछ देता है ना। और समय का मात्रक तो कभी नहीं पूछेगा, लेकिन P का मात्रक कौन होता है? पूछ देता है। यानी कि किसका? पावर का यानी शक्ति का मात्रक पूछ देता है ना। बोल रहा है कि शक्ति कि बोला निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है ना। तो P बराबर आप जानते होंगे, ऑप्शन देखो कि कर रहा है I²R, दूसरा कर रहा है IR², तीसरा कर रहा है V²I, चौथा कर रहा है VI²। देखो कुछ नहीं होता। P बराबर देखो एक फार्मूला I भी होता है, VI कौन जो होता है? P बराबर VI भी होता है ना। और देखो P बराबर होता है I²R भी होता है। कौन जो होता है? I²R। देखो I जो होता है हमारा, ये कौन जो होता है? विद्युत धारा होता है। कौन जो होता है? विद्युत धारा। R क्या होता है? हमारा प्रतिरोध होता है।
क्या होता है दोस्तों, प्रतिरोध। देखो और बात किया जाए पी, तो पी का तो बता दिए हमारा कौन सी शक्ति है, कौन सी है शक्ति। अब भी हमारा कौन सी हो जाता हमारा आई हम बता ही दिए क्या होता है, भी हमारा कौन सी होता वोल्ट होता, कौन सी होता वोल्ट, क्या चीज होता वोल्ट। क्या आप लोग को पता है ना पता। तो पूछेगा दोस्तों कि बताओ सॉरी पूछेगा कि शक्ति को कौन निरूपित करता है, विद्युत शक्ति को, तो कौन बोल देगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पी बराबर कौन सा होता है आई स्क्वायर आर, कौन सा होता है पी बराबर आई स्क्वायर आर। क्या समझ में आया कि नहीं दोस्तों, बिल्कुल समझ में आ गया। चलो जो क्वेश्चन किया दोस्तों किसका, इसका जवाब दे देना है ना दोस्तों। चलो आप लोग एक क्वेश्चन का और जवाब दे देना, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ना, इसका जवाब दे देना क्योंकि ये क्वेश्चन भी आई है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक बहुत बार पूछा है ना। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, ये भी जवाब दे देना है ना, इसका भी जवाब देना क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो होता है पूरा VVI क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार कौन सी होता है किया जाता है ना दोस्तों। चलो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पे, 9 नंबर, कितना नंबर पे 9 नंबर। अच्छा दोस्तों ई भी बराबर हम क्या बता दिए वोल्ट बोले हैं ना, ये विभवांतर होता है हमारा, कौन सा होता है विभवांतर। वोल्ट तो हमारा कौन सा होता है एसआई मात्रक, बार बार गलती हो रहा है हमारा है ना, विभवांतर है। अभिभांतर का एसआई मात्रक जो होता है वो हमारा कौन सा होता है वोल्ट होता है ना, ध्यान देना कभी कभी हो जाता है मिस्टेक है ना। भी बराबर कौन सी बोल दिए विभवांतर, ये भी हम देखे तब समझ में आया है ना। भी हमारा कौन सा होता है विभवांतर होता है, भी कौन सा होता है वोल्ट होता है, कौन सा होता है वोल्ट, किसका विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है विभवांतर। देखो गलत लिखा हुआ है विभवांतर है ना, विभवांतर सही तो है, विभवांतर सही है ना, विभवांतर देख लेना विभवांतर यानी कि वोल्ट ही हमारा भी कौन सी विभवांतर है। विभवांतर का ऐसा मात्रा कौन सा होता है वोल्ट होता है ना, ध्यान देना इस पर। देखो कुछ कुछ होता है इससे जो हमसे गलती हो जाता है ना, तो जहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा सुधार कर देते हैं। अगर जो आपको लोग को अगर जो कभी नहीं सुधार पाएँ तो कमेंट करके बता दीजिएगा है ना, क्योंकि हो जा रहा है गलती, पता नहीं कैसे इससे हो रहा है आज है ना। चलो तो पी हमारा कौन सा हो गया शक्ति हो गया, आई कौन सा हो गया विद्युत धारा हो गया है ना, आर हमारा प्रतिरोध हो गया, बी हमारा विभवांतर हो गया, आई हमारा अभी बता ही दिए विद्युत धारा हो गया है ना। तो जो जो क्वेश्चन किए हैं दोस्तों 1 2 3 4 5 ये तो बता ही दिए है ना, 5 क्वेश्चन का जवाब मिल गया है आपको एक क्वेश्चन में है ना। चलो तो इसी बात पे कौन करना है लाइक कर देना है ना दोस्तों है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे 9 पे। देखो दोस्तों कार्य 9 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है। देखो दोस्तों पूछेगा आप लोग से कि विद्युत ऊर्जा का, किसका विद्युत ऊर्जा। देखो बात किया जाए विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक, व्यापारिक मतलब जैसे हम लोग को घर में जो यूनिट आता है ना, बिजली वाला कौन सा आता है यूनिट आता है कि नहीं आता, यूनिट है ना, बिजली का जो होता है यूनिट है ना, वही जो हम लोग का नहीं आता है इतना यूनिट बिजली खपत हो गया है कि नहीं, तो यही थोड़ा हमारा व्यापारिक मात्रक है ना। और या तो फिर देखो इसका एक मात्रक और होता है, या तो फिर रह सकता किलोवाट घंटा, कौन जो होता है किलोवाट घंटा, और 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट। कितना यूनिट 1 यूनिट। तो आप लोग देखिएगा ऑप्शन है ना, पहला बोल रहा है वाट, वाट तो होता है हमारा किसका शक्ति का मात्रक है ना। दूसरा कह रहा है वाट बटे घंटा, देखना ध्यान में बी नंबर ऑप्शन है ना, क्वेश्चन में ये आंसर गलत दिया हुआ है ना, वाट बटे घंटा है, किलोवाट घंटा होता है, कौन सा होता है किलोवाट घंटा, वाट बटे घंटा नहीं, ये गलत हो जाएगा है ना। तो दूसरा नंबर भी नहीं होगा। तीसरा है यूनिट है ना, तो यूनिट मान के चलना सही है ना, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार, क्योंकि यूनिट होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना यूनिट 1 यूनिट होता है, तो यूनिट मान के चलना यहाँ पर कौन सी सही है, या तो फिर ऐसे रहेगा क्वेश्चन में कौन सी किलोवाट घंटा है ना। चलो इसका ध्यान में रखना। चलो और इसमें बोला इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर देखो 2 हो सकता है, यूनिट मार लेना क्योंकि इनमें से किलोवाट घंटा था ही नहीं, या तो फिर कौन सी इनमें से कोई नहीं है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार कौन सी यूनिट है ना, ऐसे किलोवाट घंटा। आप लोग हमेशा देखना विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक जो मात्रक होता है कौन सा होता है किलोवाट घंटा, और 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना यूनिट होता है 1 यूनिट है ना। चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, कितना नंबर क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान में रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 को कहा फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करते। देखो पूछ रहा है फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम कौन सी बाएं हाथ के नियम। अगर जो बात किया जाए बाम हाथ नियम कौन सी बाम हाथ हस्त नियम, ध्यान से देखना फ्लेम के बम हस्त नियम जो होता है, जैसे देखो बाएं हाथ के 3 अंगुलियां पकड़ता है ना, ये जो हमारा होता है तर्जनी होता है, ये हमारा कौन सा होता है अंगूठा होता है, ये हमारा कौन सा होता है मध्यमा होता है। तो पूछ रहा है तर्जनी के बारे में, किसके बारे में पूछ रहा है तर्जनी के बारे में। तो आप लोग जानते होंगे कि तर्जनी जो होता है हमारा दिखाता है किसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तर्जनी होता है बम हस्त करके तर्जनी होता है जो कौन सी तर्जनी जो दर्शाता है किसको दिखाता है चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। तो आप लोग को कमेंट करके बताना है दोस्तों कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ के नियम में अंगूठा कौन सी अंगूठा
है ना, अंगूठा और कौन सी मध्यमा, ध्यान से देखना, मध्यमा, ध्यान से देखना कि पूछ रहा है कि बताना दोस्तों कि बाएं हाथ के नियम में, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, ये तो बता दिए हम, है ना। आप लोग को बताना है कि अंगूठा किसका दिशा बताता है ना, विद्युत धारा को बताता है ना, कि गति को दर्शाता है, किसका दर्शाता है बताना है, और मध्यमा किसका बताता है ये भी बताना है। और अगर जो आप लोग बता दिए तो अच्छी बात है, नहीं बताएं तो इसका जवाब हम अगला जो वीडियो आएगा ना उसमें हम इसका जवाब कौन सी देते रहेंगे, है ना दोस्तों। इसको क्योंकि ये क्वेश्चन भी आई है ना, ये हमेशा पूछता है, ये 2 नंबर में भी पूछता है, 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में इस तरीके से भी पूछ लेता है ना। और उम्मीद मानो दोस्तों कि इस बार क्वेश्चन में ये आना ही आना है ना, या तो फिर सब्जेक्टिव में रहे या तो ऑब्जेक्टिव में रहे, तो इसका आंसर दे देना कमेंट करके, है ना। और नहीं तो फिर हम तो बता ही देंगे, है ना दोस्तों। चलो ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 10। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 11 पर, ध्यान से देखना दोस्तों। बोल रहा है कि तांबे की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबक क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, तो इस कुंडली को प्रेरित धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। देखो दोस्तों बोल रहा है चुंबक है हमारा, कौन सी है चुंबक, मान लेना नॉर्थ है, ये हमारा कौन सी हो गया साउथ हो गया, है ना। और यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों कि हमारा कोई चालक तार है, कौन सी क्या तांबा का तार है, कौन सी तांबा का तार। ध्यान से देखना दोस्तों, बात किया जाए तांबा का तार, देख लेना थोड़ा अच्छा बनाते हैं, है ना। तांबा का तार है, जिसे मान लेना कौन सी तांबा का तार, आप लोग जानते होंगे, आप लोग पढ़े होंगे तो पता ही होगा, है ना दोस्तों। ई मान लेना कौन सी ए और कौन सी बी, ई मान लेना सी और कौन सी डी, है ना। इसमें धारा यहाँ से इधर जा रहा है, यहाँ से कौन सी आ रहा है ना। ये मान लेना यहाँ पर रखा हुआ है ना, जो कि कौन सी करेगा घूरेगा ही, है ना, घूरने गति कर रहे हैं। चलो देखो अब क्या होता है दोस्तों, जिसे मान लेना बोल रहा है कि इसमें करंट जा रहा है, कौन सी क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। बोल रहा है कि तांबे की एक तार की आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रहा है। घूर्णी गति करने का मतलब कौन सी कर रहा है, इस तरीके से घूर रहा है। देखो दोस्तों कोई जैसे मान ली इस तरीके से ना, इस तरीके से घूर रहा है, घूर्णी गति कर रहा है, आप लोग पता होगा घूर्णी गति कर रहा है। जैसे ना तो जनरेटर में चालू करता कि नहीं जनरेटर, है ना, ध्यान से देखना उसको। या तो मोटर को देखें कि नहीं, मोटर है ना घूर्णी गति होता है, मोटर जिससे नहीं चलाता है, आप लोग डीजे वजे बजाता नहीं देख रहे, चालू कर जनरेटर, ध्यान से यही वाला चीज़ है। तो बोल रहा है कि आयताकार कुंडली किसी चुंबक क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, तो कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात बंद होगी, मतलब बदलेगा, है ना, बदलना है धारा की दिशा। देखो इसको हम पूरा बढ़िया से समझाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। देखो ये हमारा डस्टर है ना, मान लेना ये हमको इसको घूर्णी गति कराना है, तो जिसे मान लेना दोस्तों ई वाला जो दिख रहा है तुमको, जैसे मान इधर मानो ये वाला जो दिख रहा है तुमको, मान लेना ये ए और बी है, कौन सी ए और बी है, और इधर पट्टी जो दिख रहा है हमको ये है सी और कौन सी डी, है ना। ये वाला हमारा सी डी हो गया, ये हमारा कौन सी ए बी हो गया। अब मान ली घूर्णी गति कर रहा है, तो घूर्णी गति करना है ना, तो इसका धारा को दिशा को बदलना है ना। यहाँ से मान ले धारा की दिशा ऊपर से जा रहा है और नीचे से आ रहा है, देखना दोस्तों। तो क्या होता अब जैसे हम बदलेंगे, मान ले एक राउंड घुराना है, एक राउंड घुराएं, एक राउंड घुराने के लिए इतना दूर चलना पड़ेगा, फिर से एक राउंड हो गया, है ना। कहने का मतलब जब ये घूरेगा दोस्तों तो क्या होगा, ई वाला यहाँ जाएगा, है ना, और फिर ये वाला यहाँ होगा, तो पूरा समूचे चल गया, तो समूचे घुर जाएगा। तो फिर देखो मान ले एक राउंड घुराने का मतलब इतना करके इतना करना, एक राउंड हो गया, है ना। तो बोल रहा एक राउंड करने के बाद देख रहा है दोस्तों कि इसका जो दिशा फिर तो सेम रह जाएगा, धारा की दिशा नहीं बदला, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको मान लेना आधा घुराते हैं, कौन सी करते हैं आधा घुराते हैं। आधा घुराने का मतलब कौन चीज़, जैसे मान लें यहाँ है ना, तो इसको आधा घुराएंगे तो ऐसे करके घुराएंगे, घुरा देंगे ना आधा, ये आधा हुआ, फिर आधा घुरा दिए कितना हुआ एक, है ना। अब देखो धारा की दिशा बदलना है, किसी धारा की दिशा। अब देखो मान ली कि ए बी है, ए बी है, ए बी को यहाँ से घुराएं, आधा आ गया, फिर आगे ए और कौन सी बी यहाँ आ गया, और सी और कौन सी डी इधर चला है ना, आधा घुर गया, है ना। जब फिर हम आधा घुरा देंगे तो फिर तो हमारा ए बी इधर आ जाएगा, सी डी इधर चल जाएगा, है ना। तो धारा की दिशा बदलना है, तो बता बउआ कि जैसे मान ले धारा अभी ए बी वाला यहाँ है, अब यहाँ लाना है, तो ए बी यहाँ है, ये ऊपर की ओर जा रहा था, लेकिन जब यहाँ आएगा तो फिर कौन सी हो जाएगा नीचे, तो इसका धारा की दिशा बदल गई कि नहीं बदल गया, सिंपल बदल गया। और ई वाला मान ले इधर नीचे आ रहा था, समझे, ई वाला नीचे जा रहा था, तो बदल के चल जाएगा कहाँ ऊपर। तो बताओ कितने चक्कर के बाद धारा की दिशा बदल रहा है, तो आधा चक्कर के बाद। कितना चक्कर के बाद, आधा चक्कर, क्योंकि एक चक्कर जब घुराएंगे तो फिर तो सेम आ जाएगा ना, है ना। तो इस क्वेश्चन को समझना एकदम सबसे टफ है, टफ नहीं समझना है तो आसानी से समझ सकता, लेकिन इस क्वेश्चन को देखेगा तो हमको नहीं लगता कि पूरा क्वेश्चन बैंक जो सीरीज करवा रहा होगा या तो फिर जो क्वेश्चन करवाए होंगे कोई भी सर जी, तो उसका जवाब ही दिए होंगे, या तो डायरेक्ट कौन सी मरवा दिए होंगे, कौन सी आधा आंसर होता है ना। तो क्यों होता है आधा आंसर, इसका जवाब हम दे दिए, है ना। तो ये बात पे कौन सी करना है, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके बता देना, है ना, और सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों। चलो तो क्वेश्चन का आंसर कौन सी हो जाएगा, आधा, कितना चक्कर, आधा चक्कर, यानी आधा चक्कर के बाद कौन सी हो जाएगा, धारा की दिशा बदल जाएगी, है ना दोस्तों।
चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 12 पर, है ना। मजा आया नहीं ये क्वेश्चन में, बिल्कुल मजा आएगा, है ना दोस्तों। चलो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजी प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध क्या होता है। ध्यान से देखो, समांतर क्रम है, देखो एक होता है हमारा कौन क्रम, समांतर क्रम, और दूसरा कौन सा होता है श्रेणी क्रम। ध्यान से देखना, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में कौन सा होता है RS होता है ना। RS बराबर हो जाता है कौन सी R1 डायरेक्ट जोड़ देता है R2 प्लस कौन सी R3 डॉट 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 RN तक, है ना। श्रेणी क्रम में कौन सा होता है 1/RP बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट जाते रहता है ना दोस्तों। चलो देखो ये हमारा समांतर क्रम का है, ये हमारा कौन सी का श्रेणी क्रम का। देखो दोस्तों बोल रहा है कि समांतर क्रम में जोड़ना है, किस में जोड़ना है समांतर क्रम में। बोल रहा है समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटाने पर। देखो दोस्तों मान लेना कि हम एक यहाँ तार जोड़ते हैं, जैसे देखो 2 प्रतिरोध है जोड़ दिए, ठीक ना। जैसे देखो यहाँ से निकला, फिर इसको इस तरीक़े से 1 2 हो गया और एक और देते हैं 3, है ना। 3 प्रतिरोध R R R R1 R2 और कौन सी R3, 3 प्रतिरोध है। मान ली इस तरह जुड़ा हुआ है, समझने के लिए 3 प्रतिरोध जोड़ दिए। क्या उस क्रम में समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में तो सिंपल जोड़ना 1 2 3, है कि नहीं। अब बताओ श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो डायरेक्ट ही तो बढ़ते जाएगा ना, डायरेक्ट जोड़ दो, ये सब तो ऐसे जोड़ देना है ना। यहाँ पर मान लेना कौन सी R1 R2 R3 कौन सी R4। ध्यान से देखना, अब इसमें आते हैं, इसमें आ रहे हैं, है ना। तो 1/R1 सॉरी देखो R1 R2 और कौन सी R3। अब देखो इसका अगर जो हमको समतुल्य प्रतिरोध निकालना है, कौन सी निकालना RP, है ना। तो 1/, कौन सा होगा R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा कि नहीं। अब जब हम इसका इथी निकालेंगे, एलसीएम लेंगे, देखो दोस्तों जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो R1 R2 R3 हो जाएगा, है ना। और सबको जोड़ देंगे तो कितना होगा R1 R2 प्लस R3, है ना। इसको सब जोड़ते हैं। अच्छा चलो इसका हम मान रख लेते हैं, कौन सी मान रखते हैं, इसका मान। ध्यान से देखना, अगर हम इसका मान रखते हैं, जैसे मान ले 2 ओम, है ना, 3 और इसका कितना 4, है ना। तो इसका मान लेते हैं कितना 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। ध्यान से देखना, अब देखो दोस्तों 4 3 7 2 ऐसे सॉरी 9 जोड़ दिए, है ना। 4 4 का लगभग 4 हो गया, 4 12 हो जाएगा इसका एलसीएम, है ना। 12 तो 6 दूनी 12 प्लस 4 4 12 प्लस 4 12, है ना। चलो 6 4 10 3 13, 13 कितना हो गया 13/12, है ना। ये हो गया 1/RP। ध्यान से देखना, अब बोल रहा है 1/RP, है ना। अब देखो इसको हम निकालना है किसको RP बराबर, तो जो नीचे ऊपर चल जाएगा 12 कितना 13, 12 कितना हो गया 13। थोड़ा सा कौन सा कर रहे हैं लॉन्ग में बता रहे हैं, हालांकि इतना लॉन्ग में बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर हम बता सकते हैं, बट इसका हम कौन सा कर रहे हैं सोल्यूशन कर रहे हैं। अब देखो दोस्तों अगर जो हमको बोलेगा कि इसका कौन सा कर रहे हैं घटाने पर, कौन सा करने पर घटाने पर। देखो दोस्तों अब घटाने पर कौन सा बोल रहे घटाने पर, नहीं है ना, बोल रहे हैं प्रतिरोध को घटाने पर। तो घटाने पर यानी कि हटा देते हैं, तो जैसे मान ले 2 लेते हैं तो RP बराबर, ध्यान से देखना 1/RP बराबर, है ना। तो हो जाएगा कौन सी 2 लेते हैं, 1 घटा देते हैं, मान ले 3 घटा दिए तो 1/R1 प्लस कौन सी 1/R2, है ना। तो 1/RP बराबर, ध्यान से देखो, तो 1/2 प्लस 1/ कितना 3, तो 3 2 के लगभग हम 6, है ना। तो 6 3 दूनी 6 तो 3 तो 5/ कितना 6, है ना। तो RP बराबर देखो कितना है 6/5, 6/ कितना 5। अब देखो दोस्तों जब हम वहाँ पर रखे थे 3 प्रतिरोध था तो हमारा आया था 12/ कितना 13, कितना 12/13। अब देखो ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा, है ना। यहाँ पर देखो नीचे में छोटा ऊपर में बड़ा, तो इसका मान तो समथिंग में आएगा 1 पॉइंट समथिंग, है ना, और इसका मान आएगा 0 पॉइंट समथिंग, है कि नहीं। तो बताओ जब प्रतिरोध का यानी कि घटा दिए तो मान कौन सी हो गया, बढ़ गया कि घट गया, कमेंट करके आप बता सकते हैं, है ना। तो चलो तो आंसर हो जाएगा इसका कौन सा हो जाएगा बताओ तो दोस्तों। बोल रहा है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने पर उपरांत प्रतिरोधक का मान कौन सा हो जाता है, तो सिंपल बात भाई क्या हो जाता है बढ़ गया, कौन सा हो गया बढ़ गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बढ़ जाएगा, कौन सा हो जाएगा बढ़ जाएगा। क्या समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया दोस्तों, इतना डिटेल में करके बता दिए, है ना। हालांकि इतना ज़रूरत नहीं था, टाइम पास हो गया थोड़ा, है ना, बट एक बार समझ में आ गया, है ना, कि जब हम समांतर क्रम में संयोजित इलेक्ट्रॉन के प्रतिरोध को, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, है ना, प्रतिरोध की संख्या को घटाते हैं ना, तो उसका मान कौन सा हो जाता है बढ़ जाता है, कौन सा होता है बढ़ जाता है। क्या समझा कि नहीं समझा, बिल्कुल समझ में आ गया, है ना दोस्तों। चलो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना आगे, क्वेश्चन नंबर कितना 13 पर, है ना। बोल रहा है कि निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। उत्तम ऊर्जा स्रोत कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, बायोमास। आप लोग जानते होंगे बायोमास, इसमें तो कोई देखते नहीं होगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितना परमाणु होता है। देखो ग्लूकोज, ग्लूकोज के आप लोग जानते होंगे, ग्लूकोज बोल रहे या तो ग्लूकोज बोल रहे, है ना। C6H12O6,
तो O6। ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? 6 परमाणु। तो आंसर कितना हो जाएगा? 6। आप लोग देख रहे होंगे कितना परमाणु? 6 परमाणु। ऑप्शन नंबर कितना? बी में है लिखा हुआ। चलो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास यानी कौन सी? ऑक्सीजन हट रहा है, मान लेना ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का कौन सी हो रहा है? ह्रास हो रहा है। कौन सी हो रहा है? ह्रास। देख दोस्तों, तो ऑक्सीजन का जो ह्रास होता है, कौन सा होता है? ऑक्सीजन का ह्रास। तो ऑक्सीजन का ह्रास, एक देखो अपचयन, एक होता है अपचयन, है ना, एक होता है हमारा कौन सी? उपचयन। देखो उपचयन, उपचयन, और एक होता है कौन सी? अपचयन, है ना। उपचयन और कौन सा होता है? अपचयन। दो एक होते हैं ना, उपचयन और कौन सी? अपचयन। देखो अगर जो बात किया जाए अपचयन का, सॉरी उपचयन का, तो इसमें ऑक्सीजन का योग होता है। कौन सा होता है? योग होता है। ऑक्सीजन जब जुड़ेगा तो कौन सा होगा? उपचयन। और ऑक्सीजन का ह्रास जो होता है तो कौन सी कहलाता है? अपचयन। क्या समझे कि नहीं समझा? तो बोल रहा है कि ऑक्सीजन का ह्रास तो कौन सी कहलाएगा? अपचयन। अब बोलेगा ऑक्सीजन का योग तो कौन सी हो जाएगा? है ना, योग बोले या तो संयोग बोले तो कौन सी हो जाएगा? उपचयन, है ना। चलो ये हमारा कौन सी आंसर हो गया? किसका हो गया दोस्तों? ये क्वेश्चन नंबर में कितना हो गया? 15 का। कितना? 15। चलो आगे चल, हम लोग आगे करना क्वेश्चन नंबर कितना? 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 का है दोस्तों कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बताना है। किसका? विरंजक चूर्ण। आप लोग जानते होंगे विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है? आप लोग जानते होंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कहने का मतलब कैल्शियम CaOCl2, यानी कहने का मतलब विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? CaOCl2। कितना आंसर हो जाएगा? आंसर नंबर कितना? बी, यानी कैल्शियम, इसको बोल सकता है ना कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका नाम ही होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बोल सकता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, है ना। तो इसे ही कहते हैं कौन सी? विरंजक चूर्ण। अब देखना है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है CaOH का होल 2। देखो CaOH का होल 2, इसको हम लोग कहते हैं बुझा हुआ चूना। कौन सा कहते हैं? बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ कौन सी? चूना, यानी कि CaOH का होल 2 जो होता है हमारा कौन सा होता है? बुझा हुआ चूना, है ना। चलो आगे दोस्तों देखते हैं, आगे है कौन सी? CaCO3 यानी CaCO3 यानी CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। और अगला है हमारा CaHCO3 का होल ट्वाइस, यानी इसको कहते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कौन सी है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? चलो ये तो आ गया समझ में, तो बता देना है दोस्तों। पूछ रहा है विरंजक चूर्ण का, तो विरंजक चूर्ण का कौन सा होता है? CaOCl2, है ना। चलो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कितना? 16, है ना। अब आपको इसका जवाब देना है। क्या जवाब देना है दोस्तों? चलो बताना है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इस चीज को ध्यान में रखना है ना। कौन सा जो लिटमस पत्र होता है लाल को कैसे कर देता है? नीला कर देता है। देखो नीला से लाल करेगा या तो लाल से नीला करेगा, दो ही चीज को ध्यान रखना। देखो लाल से नीला करेगा, कौन सी करेगा? लिटमस पत्र। कौन सी है? लिटमस, है ना, लिटमस पत्र। ध्यान से देखना, लिटमस पत्र जो होता है लाल से कौन सी में बदलेगा? नीला में। कैसे बदलेगा? नीला में। और सुनो, नीला से फिर किस में बदल जाएगा? लाल में। ध्यान से देखना, नीला से कौन सी में? लाल में। यानी कहने में जो लाल को जो नीला में बदलता है ना, जो लाल को कौन सी बदलता है? नीला में, तो वो होता है हमारा क्षार। कौन सा होता है? क्षार। और जो नीला को लाल में बदलेगा नहीं, नीला को किस में बदलेगा? लाल में। यानी किसी को फिर से कि बोले हम दोस्तों कि लाल को जो नीला में बदलता है वो होता है हमारा कौन सी? क्षार। यानी लिटमस पत्र जो होता है लाल को जो नीला में बदल देता है वो होता है कौन सी? क्षार। और जो नीला को लाल में बदल देता है वो होता है हमारा कौन सी? अम्ल। कौन सा होता है? अम्ल। क्या बात समझ में आया कि नहीं दोस्तों? चलो तो ये क्वेश्चन का जवाब देखो, ये क्वेश्चन पूरा VVI हो जाता है ऑब्जेक्टिव के तौर पे ना। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन और इसमें जानता है अधिकतर लोग गड़बड़ा जाता है ना दोस्तों। देखो लाल को नीला में, लाल को कौन सी बदलेगा? नीला में। देखो लाल शुरू में लाल, है ना, लास्ट में ला। देखो शुरू में ला, लास्ट में कौन सी? लाल। ध्यान से देखना, और लास्ट और शुरू देखो उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों कि शुरू में ला कौन सी? ला, आ है ना। अब इसमें देखो नी है, नी। हाँ देखो इसमें ला तो छा में है, छा, है ना। ला तो छा, ला तो छा, ला तो कौन सी? छा। और नी ला तो अम्ल। देखो इसमें तो नी है ना, आ कर नहीं लगा है। तो सुनो अब देखो ध्यान में एक ही चीज रखना कि देखो आ तो इसमें भी कौन सी? आ। तो नी ला कौन सी? नी, सॉरी ला कौन सी है? लाल। नीला बोल दिया ना, लाल है। कौन सी? लाल। शुरू में आ है तो ऊपर में कौन सी? आ है। तो देखो ला छा, याद रखना कि ला छा, है ना। तो लाल जो नीला में बदलेगा वो होगा कौन सी? क्षार। और हमारा नीला को जो लाल में बदलेगा वो कौन सा होगा? अम्ल, है ना। आप लोग बहुत सारा ट्रिक भी जानते होंगे, है ना। तो मेरे अनुसार से यही याद रखना कि देखो शुरू में ला आकर है कि नहीं, और क्षार में भी आकर है कि नहीं, तो दोनों मिला लेना, है ना। तो ला से नी में बदलेगा, तो ला से नी में बदलेगा तो हमारा आ है ना। तो ला छा, है ना। इस चीज को ध्यान में रखना, है ना, क्योंकि हम तो ऐसे याद रख ले, है ना। आप लोग बता देना कि कैसे याद रखते हैं, है ना। चलो तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना आगे, और आगे हमारा दोस्तों है क्वेश्चन नंबर
18 कितना 18, ये हमारा 17 था है ना, ये हो गया कितना 17, ये हो गया कितना 18। ध्यान से देखना दोस्तों, पूरा शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है हमारा कितना होता है 7 होता है, यानी कि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है हमारा दोस्तों, यानी कि शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है हमारा कितना होता है 7 होता है। देखो 7 से जब अधिक होता है कौन चीज, 7 से अधिक तो होता है हमारा कौन चीज क्षार, और 7 से जब कम होता है हमारा तो कौन सी होता है अम्ल। ध्यान रखना इस चीज को है ना, पीएच मान में 7 रहता है तो हमारा उदासीन होता है, अम्ल जल का शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है 7 होता है, लेकिन जब 7 से अधिक होता है तो हमारा कौन सा होता है क्षार, और 7 से कम होता है तो हमारा कौन सा होता है अम्ल है ना। चलो बता देना कमेंट करके, क्या बताना है दोस्तों, कि बता देना दोस्तों कि हमारा जो रक्त होता है कौन सी रक्त, तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, और बता देना अम्ल होता है कि क्षार होता है। हमारा मूत्र कौन सी मूत्र का पीएच मान कितना होता है, और ये भी बता, सॉरी बार बार ढकार आ रहा है ना, मूत्र का पीएच मान बता देना कि कितना होता है ना, और अम्ल होता है कि क्षार होता है ना। ये क्वेश्चन पूछे हैं दोस्तों, आप दोनों को बता देना है ना। चलो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना 19 पे, कितना नंबर 19। देखो दोस्तों 19 में कह रहा है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, एनोडीकरण, एनोडीकरण है ना। तो क्वेश्चन नंबर, एल्युमिनियम पर जो परत चढ़ाता है बउआ वो कौन सा होता है, एनोडीकरण, कौन सी कहलाता है एनोडीकरण। ध्यान से रखना, एल्युमिनियम है तो कौन सी एनोडीकरण है ना। एल्युमिनियम पर जो ऑक्साइड की जो परत चढ़ाता है वो कौन सी के लिए एनोडीकरण कहलाता है, कौन सी कहलाता है एनोडीकरण है ना। चलो अगला क्वेश्चन नंबर कितना 20 है, कितना 20 बोल रहा है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप चढ़ाया जाता है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे टीन कौन सी है, टीन और कौन सी जिंक जानते होंगे आप लोग है ना। जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है 30 होता है, टीन का कितना होता है आप लोग को कमेंट करके बता देना है ना, थोड़ा सा हिंट कर दिए, बाकी बता देना है ना दोस्तों। तो टीन है और कौन सी जिंक है। आप लोग जानते होंगे कि जिंक जो होता है हमारा टीन से कौन सा होता है अधिक क्रियाशील होता है, कौन सा होता है अधिक क्रियाशील, कि टीन ज़्यादा अधिक क्रियाशील है ना। चलो यही तो हमारा क्वेश्चन है, देख तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, बोला है कि टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, बिल्कुल गलत बात है ना। अब क्या कर रहा है, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है ना, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है। कहने का मतलब जो टीन होता है ना हमारा बउआ, टीन जो होता है जिंक होता है, जिंक से कम क्रियाशील होता है, कौन टीन है ना। इसीलिए हमारा होता है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप चढ़ाया जाता है। किसका लेप चढ़ाया जाता है, टीन का है ना। क्यों, क्योंकि जिंक हमारा अधिक क्रियाशील होता है, किससे, टीन से। क्या समझा कि नहीं समझा। तो ये तो हमारा रह गया कितना क्वेश्चन 20। चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पर 21 पे। ध्यान से देखना दोस्तों क्वेश्चन, और क्वेश्चन का जो भी हम सवाल करते हैं उसका जवाब दो है ना। और अगर जो वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करते चलना है ना दोस्तों। तो चलो सिंपल बात है, क्वेश्चन नंबर कितना है 21 है दोस्तों। देखो सिंपल क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि सल्फर परमाणु की 22वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन सुन लीजिए, क्योंकि आप लोग का कहना है कि भाई ऑप्शन आप देते नहीं, पहले सोल्यूशन करने लग जाते हैं ना। ऑप्शन 4, 5, 6 और कितना 7। आप लोग से पूछ रहा है सल्फर, किसके बारे में, सल्फर। ध्यान से देखना, अब बात किया जाए सल्फर का दोस्तों, तो सल्फर का संकेत कितना होता है, S होता है। परमाणु संख्या कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है, 16। आप इसका अगर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा दोस्तों तो 2, 8 कितना होगा 6, 2, 8 कितना 6 है ना। और अगर जो आप SPDF अगर इस पर आधारित पर से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना चाह रहे हैं तो हम इसका एकदम अलग से वीडियो लेकर आ रहे हैं जो एकदम पूरा बेहतरीन होगा है ना। बाकी उस पे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़िया से कर सकते हैं, हम ये भी बता देंगे है ना दोस्तों। आप लोग जानते होंगे इस पर हम एक वीडियो तुरंत लेके आएंगे, कुछ दिन में आपको ये वीडियो मिल जाएगा है ना। बस उसको रिकॉर्ड करना है, उसके बाद कौन सा करना है, डालना है। चलो कहने मतलब दोस्तों इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं तो कितना होता है 2, 8 और कितना होता है 6। तो क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है ना कि पूछ रहा है सल्फर परमाणु के 22वीं कक्षा में, तो 22वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 6, यानी आंसर नंबर इसका कितना हो जाएगा C, यानी 21 का आंसर कितना हो जाएगा C। क्या बात समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव के तौर पर है ना, और एक क्वेश्चन जो बार बार सब्जेक्टिव के तौर पर पूछता है कि एक तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है, ये VVI क्वेश्चन मार लीजिएगा है ना, क्योंकि 2 नंबरिया क्वेश्चन में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। बोल देगा दोस्तों कि एक तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 कितना है 7 है, तो पूछेगा इस तत्व का नाम बता दीजिए और इसका परमाणु संख्या बता दीजिए है ना। ये क्वेश्चन को एकदम पूरा VVI कर लीजिए, ये क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा सकता है ना दोस्तों। तो ये तो रह गया आपका क्वेश्चन, अगर जो आप लोग जानते होंगे तो कमेंट करके इसका जवाब दे देना है ना दोस्तों। चलो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर 22 पर। ध्यान से देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है दोस्त कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच में, पूछ रहा है हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच में कितने आबंध होते हैं। ऑप्शन सुनिए, 1 आबंध,
द्विआवन, त्रिआवन, इनमें से कोई नहीं है ना। चलो कब पूछ रहा है हाइड्रोजन के दो अणु, कितना अणु, सॉरी हाइड्रोजन के कितना परमाणु, दो अणु बोल दिए है ना, परमाणु है, तो हाइड्रोजन के कितना परमाणु, दो परमाणु। आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि हमारा हाइड्रोकार्बन होता है, कौन सा होता है, हाइड्रोकार्बन। आप लोग जानते होंगे, इसको तो हम बहुत बार बता चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का, क्लास 10 के लिए है ना। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत कौन सा आता है, एल्केन आता है ना, एल्केन होता है, कौन होता है, एल्केन। और एल्केन का समान सूत्र CnH2n प्लस कितना होता है, 2 होता है। असंतृप्त के अंतर्गत में 2 आता है, एक आता है हमारा एल्कीन और दूसरा कौन सा आता है, एल्काइन। कौन सा आता है, एल्काइन। आप लोग देखे होंगे है ना, इसका तो हम शॉर्ट वीडियो करके भी डाल दिए थे है ना। एल्कीन का समान सूत्र होता है CnH2n माइनस कितना, 2, और एल्काइन का जो होता है CnH2n माइनस कितना, 2। ये आप लोग जानते होंगे है ना। एल्केन जो समूह होता है इसमें कितना आबंध होते हैं, यानी एल्केन जो होता है कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन में कैसा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है ना। और एल्काइन में जो होता है कैसा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड है ना। तो पूछ रहा है दोस्तों हाइड्रोजन के दो परमाणु, कितना हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच में आबंध पूछ रहा है, यानी कि बॉन्ड पूछ रहा है, कितना बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इस है ना। आप लोग जानते होंगे है ना, नहीं जानते, बिल्कुल जानते होंगे। तो पूछ रहा है हाइड्रोजन के दो परमाणु है दोस्तों, तो हाइड्रोजन के दो परमाणु यानी हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2, दो हाइड्रोजन के दो परमाणु ले लिए है ना। अब बोल रहा है कि बताओ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है ना। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो सिर्फ कितना होगा, 1 होगा है ना। तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, 1। इसका भी बाह्यतम कक्षा में कितना होगा, 1 है ना। अब इसका अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इसके पास तो 1 है और एक और ले लेगा तो इसका बाह्यतम कक्षा पूरा हो जाएगा है ना। उसी तरीके से इसको भी चाहिए इससे, तो इससे भी कितना इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का। कितने इलेक्ट्रॉन का, 1 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों मिलके कितना इलेक्ट्रॉन का साझा किया, 1-1। तो कहने का मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड आया, तो सुनो, जब 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया तो सिंगल बॉन्ड, अगर जो 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा तो डबल बॉन्ड, अगर जो 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड है ना दोस्तों। तो ये हो गया हमारा कौन चीज, साझा कर लिया और साझा करके बना लिया कौन चीज है ना, साझा करके बना लिया बंधन। तो बताओ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कितने आबंध होते हैं, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एकल बंधन होते हैं। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर कितना, ए हो जाएगा। तो 22 का जो आंसर नंबर कितना हो जाएगा, ए। क्या समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल समझ में आ गया दोस्तों। अगर जो आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो आप वीडियो को कौन सी करना है, लाइक करना है और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी करना है, शेयर करना है दोस्तों। चलो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना, 23 पे। ध्यान से देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इथेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, इथेनोइक अम्ल हो गया, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सी, सभी। यानी 23 का आंसर हो जाएगा कौन सी, डी। आप लोग ईंधन के रूप में इथेनॉल का भी प्रयोग करते हैं, प्रोपेनॉल का भी करते हैं, इथेनोइक अम्ल का भी करते हैं। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। 23 का आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। सभी का उपयोग करते हैं। चलो अब चलते हैं हम लोग नंबर कितना, 24 नंबर, कितना 24। देखो अब बात पूछेगा भाई दोस्तों कि भैया ये तो हाइड्रोजन ये सब तो आया ही नहीं था, तो इस पहले क्रम का है बता दिए है ना, क्योंकि देखो आगे आ गया है ना। चलो क्वेश्चन नंबर कितना है, 24 पे ध्यान देना दोस्तों। बोल रहा है निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखो एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक कौन सी हो गया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ध्यान से देखो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है किसके अंची, डबल बॉन्ड और कैसा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। देख रहे होंगे असंतृप्त के हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत कौन सा है, डबल बॉन्ड और कौन सी, ट्रिपल बॉन्ड। अब ध्यान से देखना, CnH2n-2 CnH2n होता है, इसका तो गलत बता दिए थे ना। एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है सिर्फ। एल्काइन का CnH2n-2 होता है, ये मिस्टेक हो गया था ना, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना इसको। देखो होगा अब बात किया जाएगा कि CnH2n है और CnH2n प्लस कितना, सॉरी CnH2n-2 हो गया, ये हो गया एल्काइन का, ये हो गया किसका, एल्किन का है ना, और ये किसका हो गया, एल्केन का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब पूछ रहा है दोस्तों कि पूछ रहा है हमसे कि कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होगा, या तो उसके बीच डबल बॉन्ड हो जाए कार्बन और कार्बन के बीच, या तो कैसा बॉन्ड हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड हो जाए। तो ऑप्शन नंबर 1 का 24 का ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में जो कह रहा है, बोल रहा है CH4। ऑप्शन नंबर 2 में जो कह रहा है दोस्तों C2H6 है ना, और ऑप्शन नंबर 3 जो कह रहा है दोस्तों वो कह रहा है C2H4। और हमारा चौथा जो है बुआ, चौथा नंबर ऑप्शन डी नंबर, वो कह रहा है C3H
8 है ना दोस्तों। ये यानी कि हाइड्रोजन कितना एक है, सॉरी हाइड्रोजन 4 तो कार्बन कितना 1, कार्बन 2 हाइड्रोजन कितना 6। इसमें देखो C2H4 C3H8 है ना दोस्तों। देखो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन के 4 को 1 2 3 4 1 2 3 4। देखो दोस्तों इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, इसके पास 4 होता है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इस दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड है ना। तो इसके बीच में कैसा बॉन्ड बना है, सिंगल बॉन्ड। अब बता देना CH4 का जो सूत्र होता है, सॉरी किसका सूत्र होता है, CH4 किसका सूत्र होता है, ती होता है मेथेन का सूत्र। किसका होता है, मेथेन का। ध्यान से देखो क्योंकि देख लो CnH2n प्लस कितना 2 यानी कि C1 यानी कार्बन की जगह कितना है 1, देखो C1H2H 2 गुना 1 प्लस कितना 2 है ना। तो C1 2 गुना 1 करेंगे 2 2 2 4 यानी CH4 ये किसका आया, ये हमारा कौन किसका आ गया, एल्केन समूह का यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। तो ये हमारा किसका हो गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। लेकिन पूछ रहा था कौन सी, असंतृप्त का। ध्यान से देखो इसमें कार्बन 2 हाइड्रोजन कितना 6 यानी कार्बन की जगह कितना रखना है 2, तो C2H 2 गुने 2 प्लस कितना 2, देखो C2H 2 दूनी 4 2 6 यानी कि देखो ये भी CH2 भी जो हो गया हमारा किसका समूह क्या आ गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। किसका, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगला जो दोस्तों C2H4 देखो कार्बन की जगह 2 हाइड्रोजन की जगह कितना 4 चाहिए। अगला है तीसरा है हमारा, चौथा है जो हमारा C3H कितना 10 यानी कि यहाँ पर देखो तो कार्बन की जगह कितना रखते हैं 3, तो हाइड्रोजन 2 गुने 3 प्लस कितना 2, देखो 3 दूनी 6 2 8 यानी C3H8। कहने का मतलब दोस्तों CH4 हो गया, C2H6 हो गया और C3H10 हो गया। ये सब जो हो गया हमारा, ये सब हो गया हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। किसका हो गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्योंकि इस सब के बीच में जो होगा ना सिंगल बॉन्ड होगा। कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। लेकिन इसमें देखो C2H4 है, C2H4 है, ध्यान से देखो C2H4। तो यहाँ पर से देख लो, हम देखते हैं C2 कार्बन की जगह कितना चाहिए 2 और कितना हाइड्रोजन की जगह कितना 4, तो CnH2n होता है। तो CnH2n देखो C कार्बन की जगह कितना 2 हाइड्रोजन 2 गुने कितना n की जगह कितना है 2, तो C2H4। कहने का मतलब ये वाला जो कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा। कैसा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड। यानी कि कौन सा समूह बोला, एल्कीन। इसका नाम पूछेगा, बताओ कि इसका नाम क्या होता। तो 2 कार्बन के लिए कौन सी होता है, एथ, तो नाम हो जाएगा कौन सी, एथीन। कौन सी नाम हो जाएगा, एथीन। इसका नाम कौन सी होगा, एथेन, सॉरी प्रोपेन। क्या नाम होगा, प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है ना। आप लोग को हम एक बार लिखे थे पूरा 1 से लेकर 10 गो पूरा हाइड्रोकार्बन का नाम लिखे थे, पता होगा आपको। इसका नाम कौन सी होगा, मेथेन। इसका नाम क्या होगा बताओ, इसका नाम क्या होगा, मेथेन। तो इसका नाम कौन सी होगा, एथेन। इसका नाम कौन सी होगा, प्रोपेन। इसका नाम कौन सी होगा, एथीन। कौन सी, एथीन। तो एथीन में हमारा कैसा बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड। दिखा देते हैं एक बार। यानी कार्बन कितना है, 2 गो कार्बन है। हाइड्रोजन कितना है बाबू, तो देखो 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन हुआ, तो 1 1 2 4 को 3 और कितना 4। यहाँ भी देखो हाइड्रोजन 4, अभी दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड है ना। तो ये हो गया हमारा इसका संरचना सूत्र। क्या समझे कि नहीं समझे। तो आंसर नंबर कितना हो जाएगा, C। कितना हो जाएगा, C। यानी 24 का आंसर कितना हो गया, C। आप लोग को ये जो ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को कौन से करना है, शेयर कर जरूर करना है ना। चलो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना, 25 पर। ध्यान से देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है, यही तो था 25, सॉरी हाँ 25 में देखो बोल रहा है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है। देखो पूछ रहा है कि सबसे अधिक क्रियाशील यौगिक पूछ रहा है। CH4 है, C2H6 है, C2H4 है, उसके बाद कौन सी C3H8 है। ध्यान से देखो सेम यही ऑप्शन है। तो CH4 है, कौन सी CH4, तो CH4 कौन सी होता है, मेथेन होता है। C2H6 इसका नाम बोले एथेन होता है। इसका नाम बोलो CH3H8 है, तो इसका नाम कौन सा होता है, प्रोपेन होता है। लेकिन इसका नाम कौन सा, एथीन। तो हमारा जो एथीन होता है ना, ये तीनों में, ये सब में एथीन का जो क्रियाशील मूलक होता है, ये कौन सा होता है, सबसे अधिक होता है। यानी कि सॉरी क्रियाशील मूलक नहीं, सबसे अधिक क्रियाशील होता है। कौन सा होता है, क्रियाशील अधिक होता है। तो कौन सा नाम हो जाएगा, एथीन। तो यानी कि कौन सा हो जाएगा, C3 सॉरी यहाँ नहीं C2H4 है। कौन सी है, C2H4 है ना, C2H4। तो C2H4 का नाम कौन जो एथीन होता है, तो C2H4 हो जाएगा। आंसर हमारा कम हो जाएगा 25 का आंसर नंबर कितना है, C। 25 का भी आंसर कितना हो गया, C। चलो अब चलते हैं हम लोग कितना, क्वेश्चन नंबर 26 में। देखना दोस्तों मजा आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल मजा आ रहा है ना दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर 26 का आ रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या। देखो आवर्त सारणी हम लोग शॉर्टकट में पीटी कहते हैं ना। पीटी में जो आवर्त होता है, कौन सा होता है, आवर्त, और एक कौन सा होता है, वर्ग होता है। वर्ग बोल दे या तो कौन सी बोल दे, समूह बोल दे। ध्यान से देखो, जो हमारा लेटा हुआ लाइन रहता है दोस्तों, है ना, आप लोग देखे होंगे लेटा हुआ लाइन रहता है, वो ऐसे खड़ा रहता है ना। तो जो खड़ा लाइन रहता है ना, उसी को कहते हैं हम लोग वर्ग। कौन सी कहते हैं, वर्ग। अब वर्ग को ही हम लोग कौन सी कहते हैं, समूह। कौन सी कहते हैं, समूह।
समूह, यानी कहने मतलब जो खड़ी जो लाइन होता है उसी को हम लोग वर्ग या तो कौन सी कहते हैं, समूह कहते हैं। लेकिन जो इस तरीके से लेटा हुआ जो रहता है नहीं, उसी को कहते हैं आवर्त। कौन सी कहते हैं, आवर्त। आप लोग से पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है पीटी में आवर्त की संख्या कितनी होती है, तो जो लेटा हुआ रहता है ना उसकी संख्या होता है कितना, 7, और जो वर्ग होता है यानी कि समूह की जो संख्या होता है दोस्तों, ये होता है कितना, 18, है ना। तो आपको जो भी क्वेश्चन कर रहा है इसका कौन सा कर देना है, जवाब दे देना है ना दोस्तों। चलो एक क्वेश्चन हम पूछ देते हैं, आप लोग पीटी से ही बता दीजिएगा, यानी पीरियोडिक टेबल से ही, कि बताना दोस्तों कि आवर्त सारणी में कुल कितना ब्लॉक होता है ना। जो भी ब्लॉक होता है सबका कौन सा कर देना, नाम लिख देना। चलो ये हम क्वेश्चन कर दिए हैं, उसका जवाब दे देना। चलो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना, 27 पे। देखना दोस्तों 27 में क्वेश्चन कर रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। देखो कवक है हमारा, कौन सी है, कवक। आप लोग जानते होंगे कि कवक जो होता है एक होता है मृतजीवी होता है, कौन जो होता है, मृतजीवी। तो पूछेगा कि बताओ कवक में कैसा जीव मतलब पोषण कैसा पाया जाता है, तो मृतजीवी। कैसा, मृतजीवी, यानी कि कवक जो होता है ना हमारा, मरे हुए जीव जंतुओं से अपना कौन सी कर लेता है, भोजन प्राप्त करता है। तो कवक कौन सा हो जाएगा, मृतजीवी। चलो समझो। दूसरा है समभोजी। कौन सी, समभोजी। अच्छा समभोजी या तो विषमभोजी भी सकता, विषमपोषी भी कह सकता है। देखो विषमपोषी किसे कहते हैं, जो अपना भोजन यदि ठोस या तो तरल के रूप में ग्रहण करता है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग के कौन सी, मानव हो गया है ना, जानवर हो गए, ये सब जो जीव होता है वो, जैसे मान लो देखो हम लोग कौन सी करते हैं, हम लोग अपना भोजन ठोस या तो कौन सी के रूप में, तरल के रूप में करते हैं। जैसे ड्रिंक पीते हैं, है ना, एनर्जी वाला पीते हैं, दूध पीते हैं, है ना। ये सब अपना जो भोजन कर रहे हैं, अपना जो एनर्जी के लिए कर रहे हैं, ठोस या तो कौन रूप से, तरल से। जैसे मान लो सेब खाया है ना, तो सेब जिससे चावल खाया है ना एनर्जी के लिए, तो ये सब हो गया हम लोग कौन से हो गए, समभोजी। अगला है कौन सी, स्वपोषी। कौन सी, स्वपोषी। अच्छा आप लोग के हम बताए थे स्वपोषी किसे कहते हैं, स्वपोषी जो अपना भोजन कौन सा करता है, स्वयं बनाता है ना। जो अपना भोजन कौन सा करता है, स्वयं बनाता है, उसे हम लोग कौन सा कहते हैं, स्वपोषण, है ना। और वो जो ऐसा जीव होता है उसे कहते हैं कौन सी, स्वपोषी। आप लोग के हम बताए थे यहाँ पर के, है ना, हमको याद है कि हम बताए थे। चलो देखो अब आगे हमारा स्वपोषण के बारे में, किसके बारे में, स्वपोषण। तो आप लोग जानते होंगे कि स्वपोषण जो हमारा होता है पेड़ पौधा होता है। कौन सा होता है, पेड़ पौधा होता है ना। एक शैवाल का नाम सुने होंगे, शैवाल, है ना, शैवाल। ये सब जो जीव होता है बउआ, पेड़ पौधा जो होता है हमारा कैसा होता है, ये होता है हमारा कौन सी, स्वपोषी। कौन जो होता है, स्वपोषी। अच्छा आप बता देना कि हमारा पेड़ पौधा है, कौन सी, पेड़ पौधा। ये भी तुम पूरा VVI क्वेश्चन है जो हम पूछने जा रहे हैं ना, इसको तुम पूरा VVI कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। पूछेगा कि पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। क्या पूछ रहा है, क्या क्या चीज़ चाहिए। आप लोग जानते होंगे कि पेड़ पौधा को खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, है ना। इसका जवाब आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना दोस्तों। चलो अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना पर चलाए होंगे दोस्तों, 28 पे। कितना पर, 28 पे। चलो बोल रहा है पीतरस कहाँ से स्रावित होता है। पहला अग्नाशय, यकृत, छोटी आंत से, इनमें से कोई नहीं। आप लोग जानते होंगे छोटी आंत से तो पीतरस का स्राव नहीं होता। आप लोग जानते होंगे कि हमारा जो पीतरस होता है, कौन रस, पीतरस। ध्यान से देखना, पीतरस का जो स्राव होता है हमारा कहाँ से होता है, यकृत से होता है। कहाँ से होता है, यकृत से होता है ना। यकृत बोले का मतलब लीवर, कौन सी, लीवर, है ना। तो पूछेगा कि पीतरस का स्राव कहाँ से होता है, यकृत से होता है। आप लोग जानते होंगे कि हमारा यकृत जो होता है, कौन सी, यकृत, उस जो होता है हमारे लिए कौन सी का काम करता है, बहुत भयानक काम होता है ना। हमारा जो लीवर होता है, हमारा लीवर कौन सी करता है, देखते होंगे आप लोग, बोलता है ना हमारे शरीर में कितना लीवर जो होता है खराब हो गया, लीवर, है ना। खराब हो जाने के बाद लीवर आदमी को कौन सा होता है, बहुत ज़्यादा लोग मान लो कि चांस कम हो जाता है बचने उचने का, है ना, क्योंकि लीवर खराब हो गया तो बचे का काम मतलब चांस नहीं है ना। लीवर खराब हो जाता है तो आप लोग बहुत सुनते होंगे लीवर खराब हो गया, लीवर खराब हो गया, है ना, यानी कि यकृत खराब हो गया, लीवर यानी कि यकृत। अच्छा एक चीज़ और बता देना दोस्तों कि हमारा पीतरस है, कौन सी, पीतरस। अच्छा ये क्वेश्चन नहीं, चलो एक क्वेश्चन ये जवाब दे देना दोस्तों कि हमारा यकृत जो होता है, यकृत का वजन, कौन सी, यकृत का वजन, हमारे समान मनुष्य में यकृत का वजन कितना होता है। इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, यकृत का वजन कितना होता है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन जो था हमारा छोटी आंत है। कौन सी है, छोटी आंत। आप लोग देखिए छोटी आंत के बारे में 2-3 बात हम बताते हैं। छोटी आंत जो होता है हमारा भोजन जो होता है ना, भोजन उसको एकदम पचाने का काम करता है। कौन सी करता है, पचाने का काम। जैसे आप लोग जानते होंगे हम लोग भोजन करते हैं तो हम लोग को मिलता है कार्बोहाइड्रेट, है ना, हम लोग को मिलता है प्रोटीन, वसा, ये सब को जो पचाने का काम करता है हमारा छोटी आंत करता है। कौन सी करता है, छोटी आंत। तो एक क्वेश्चन छोटी आंत से भी आप लोग बता दीजिएगा कि छोटी जो आंत है हमारा, कौन सी है, छोटी आंत। बताना कि छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया है। किसको, छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया है। इसका भी जवाब आप लोग कमेंट करके दे दीजिएगा, है ना। सिंपल यकृत का वजन पूछे हैं और छोटी आंत कितना भाग में बांटा है उसका, है ना। अमाशय को भी बांटा है, उसको भी बता दीजिए कि अमाशय को कितना भाग में बांटा है। चलो ये सब तो हम
क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों, है ना, आप लोग देख रहे होंगे, है ना। चलो तो इसका जवाब भी आप लोग साथ साथ देते चलिएगा। और अगर जो आपको अच्छे लग रहा है, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, तो कौन सी करना है, सब्सक्राइब करते चलना है ना दोस्तों। और वीडियो को शेयर जरूर करना है, क्योंकि बार बार हम बोलेंगे, क्योंकि देखो अगर जो आपके वजह से अगर जो किसी का 1 नंबर भी बढ़ गया ना दोस्तों, तो सोच लो दिल से वो धन्यवाद बोलेगा आपको, है कि नहीं। तो चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे पर। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन, ये हल्का क्वेश्चन है 29 नंबर, ध्यान से देखना दोस्तों। बोल रहे हैं मानव में हृदय की कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। आप लोग जानते होंगे कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, 4। नाम सुने कि नहीं, दायां निलय, बायां निलय, दायां अलिंद, बायां निलय, बायां अलिंद, चारों यही होता है ना। तो सिंपल है, दायां निलय तो बायां अलिंद, दायां अलिंद तो बायां निलय, है ना, यही 4 को होता है ना। कहीं अगर जो बोलने में मिस्टेक हो गया होगा, उल्टा हो गया होगा, तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि यही निलय होता और कौन सी होता, अलिंद होता, निलय अलिंद, है ना। एक बायां दायां और इधर भी दायां बायां, है ना। चलो तो यही 4 को हमारा कोष्ठों की संख्या होता है ना दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि पुष्प का नर जन्नांग, देखो 2 चीज होता है, एक पुष्प का नर जन्नांग और एक कौन सी, मादा जन्नांग। देखो तो पहला नंबर ऑप्शन कह रहा है पुंकेसर, दूसरा कौन सी कह रहा है, जयांग, और तीसरा कह रहा है पंखुड़ी। पंखुड़ी तो होगा नहीं, सिंपल बात है, तो यही 2 को होना चाहिए। तो हमारा पूछेगा कि नर जन्नांग, कौन सी पूछेगा, नर जन्नांग। ये क्वेश्चन नंबर कितना का है, 30 का, ध्यान से देखना। पूछेगा पुष्प का नर जन्नांग, तो नर जन्नांग जो होता है ना, पुंकेसर होता है। कौन सा होता है, पुंकेसर, कौन सा होता है, पुंकेसर। पूछेगा कि पुष्प का, किसका, पुष्प का, सुनो, पुष्प का नर जन्नांग जो होता है कौन सी, पुंकेसर। नाम से भी तो चल रहा है, नर है तो पुंकेसर, कौन सी, पुंकेसर। और सुनो, और जो हमारा दूसरा ऑप्शन जो आप लोग को जयांग दिख रहा होगा, वो होता है मादा। कौन सी होता है, मादा। तो कहने का मतलब मादा पूछेगा जयांग, तो क्या बोलना है, जयांग। कौन सी बता देना है, जयांग, है ना। देखो दोस्तों ये हो गया मादा जन्नांग और ये हो गया कौन सी, नर जन्नांग। तो दोनों बता दिए। तो आपसे क्वेश्चन कर रहा था नर वाला, तो नर के लिए कौन सी मार देना, पुंकेसर, है ना। और अगर जो पूछेगा मादा के लिए, तो कौन सी मार देना, जयांग, है कि नहीं। चलो दोनों ऑप्शन बता दिए, है ना। चलो आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों। आगे कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी से होने वाला रोग। अच्छा सुनो, आप लोग जो नाम सुने होंगे कि मलेरिया जो हम लोग का रोग होता है, कौन सा रोग होता है, मलेरिया। क्या इसका मिटा देते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आगे चलते हैं ना दोस्तों। आप लोग तब तक कौन सी कीजिए, एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए कि मलेरिया जो जीव है हमारा, है ना, कौन मच्छर को काटने से होता है। मलेरिया जो जीव है हमारा, सॉरी मलेरिया जो बीमारी है, किस मच्छर को काटने से होता है ना। ये क्वेश्चन है, इसका जवाब कौन सी कर दीजिएगा, जवाब दे दीजिएगा, है ना दोस्तों। अगर जो आप लोग को कोई चीज़ हम नया चीज़ बताते हैं, तो उसको अगर जो नोट करना चाहें तो आप नोट भी करते चलना है ना दोस्तों। चलो आगे क्वेश्चन था कौन सी हमारे दोस्तों, है ना, बोला था निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है, कौन मलेरिया परजीवी है ना। तो मलेरिया परजीवी आप जानते होंगे, मलेरिया है ना, आप लोग जानते होंगे कि पूछ रहा है मलेरिया, तो मलेरिया जो होता है एक मच्छर काटने से होता है, मध छोरो मच्छर, है ना। मलेरिया किसके काटने से होता है, एक मच्छर काटने से होता है। अब इस मच्छर का नाम बता दीजिएगा, कौन मच्छर होता है ना। मच्छर का कौन सी नाम हम पूछे हैं, इसका जवाब हमको चाहिए, है ना। और पूछना है, पूछ रहा है कि मलेरिया जो होता है किसके कारण से होता है ना। कौन, जैसे मच्छर होता है तो मच्छर में कौन सी होता है, तो मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम के कारण होता है। कौन सी, पलाज, सॉरी गलत लिखना, पलाज है ना, प्लाज्मोडियम, है ना, प्लाज्मोडियम। इनकी मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम के कारण से होने वाला कौन सी होता है, रोग होता है ना। आप अच्छा जानते होंगे कि मलेरिया एक परजीवी है। कौन सी है, परजीवी, कौन सी, परजीवी। तो मलेरिया कैसा जीव हो गया, थी बीमारी हो गया, परजीवी हो गया, है ना। चलो अब क्वेश्चन चलते हैं। प्लाज्मोडियम सही लिखे ना, प्लाज्मोडियम आधा जा, है ना, प्लाज, है ना, मोडियम सही है, प्लाज्मोडियम। कहने का मतलब कौन सी, मलेरिया परजीवी है, सही सिंपल तो लिखा हुआ है मलेरिया परजीवी है। तो किसके कारण से होता है, प्लाज्मोडियम के कारण होता है। आपको मच्छर का नाम बता देना है, बस ये कमेंट करके। चलो आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों। बोल रहे निम्नलिखित में कौन पुनः उद्भवन का उदाहरण है। पुनः उद्भवन का मतलब जानते हैं क्या होता है, पुनः, ध्यान से देखना, पुनः उद्भवन, उद्भवन, पुनः उद्भवन का मतलब होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप देखते होंगे कि जैसे आप लोग क्या देखे होंगे, जैसे आप लोग छिपकली को देखें, छिपकली, ध्यान से देखें, छिपकली देखेंगे आप लोग, छिपकली को देखें। छिपकली का अगर जो पूंछ होता है, कौन सा होता है, पूंछ, यानी छिपकली का जो कौन सा होता है, पूंछ। अगर जो आप छिपकली को पूंछ को काट दीजिएगा, कौन सी कर दीजिएगा, काट देने के बाद भी देखिएगा उसका पूंछ निकल जाता है। कौन सा होता है, पूंछ निकल जाता है। तो वही होगा हमारा कौन सी पुनः, इनके फिर से उसका कौन सा हो जाना, जन्म हो जाना। तब पूंछ काट दिए तो फिर भी पूंछ हो जाता कि नहीं हो जाता, तो ये होता हमारा कौन सी, पुनः उद्भवन। कौन सी, पुनः उद्भवन। हो सकता है पढ़ने में मिस्टेक, बट
देख लीजिएगा थोड़ा, है ना। चलो, तो कहने का मतलब हो गया दोस्तों कि किसका उदाहरण है, बोल रहे कि कौन उदाहरण होगा, यानी पुनः उद्भवन का कौन उदाहरण होगा। नंबर 1 हाइड्रा। आप लोग देखते होंगे कि हाइड्रा का जो जीव होता है दोस्तों, देखते होंगे जैसे मान लीजिए हाइड्रा का है ना, हाइड्रा का फिगर गलत बन रहा है ना। इसी तरीके से होता है हमारा हाइड्रा है, मान लेना ये हाइड्रा है, इसका एक थोड़ा सा पहले अंकुर निकलता है ना, फिर यहीं से धीरे धीरे करके एक बड़का को जीव जैसे एकरेनियर बन जाता है, और ये अपने से कौन सी हो जाता है, अलग हो जाता है। कौन सी होता है, अलग हो जाता है। और जब अलग हो जाता है तो यही हमारा कौन सा होता है, हाइड्रा। कौन सी बन जाता है, दूसरा हाइड्रा बन गया। और जब दूसरा हाइड्रा बन गया तो उसका अभी उदाहरण कौन सा हो गया, पुनः उद्भवन, यानी कि अपने से उदाहरण, अपने से कौन सा हो रहा है, जन्म ले रहा है ना। कहने मतलब यही हो गया, फिर से यानी कि पुनः फिर कौन सा हो जाना, जन्म हो जाना, वही हो गया हमारा पुनः उद्भवन, है ना। तो कहने मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, हाइड्रा। आप लोग देखते होंगे हाइड्रा हो गया। और कौन सी है, अमीबा। अच्छा हाँ, अमीबा के बारे में भी क्वेश्चन देखिए बहुत बार पूछता है एग्जाम में। अमीबा आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, 2-3 चीज़ अमीबा पूछते हैं। सिंपल बताना है कि अमीबा कैसा जीव है, बता देना अमीबा कैसा जीव है। अमीबा जो होता है कैसा जीव होता है, यह अपना जो भोजन होता है, कौन सी भोजन कैसे पकड़ता है, इसका बात बताना, कैसे पकड़ता है, ध्यान से देखना अमीबा कैसे भोजन पकड़ता है। और इसमें बता दीजिएगा कि अमीबा में शोषण के लिए, किसके लिए, शोषण के लिए का कोई विशेष अंग होता है, ये तो नहीं होता है। बस ये 3 क्वेश्चन किए अमीबा के बारे में, और तीनों का जवाब दे दीजिएगा अगर जो आप लोग जानते हैं तब। अगर जो नहीं जानते हैं तो इसका अगर जो अगला वीडियो आएगा ना तो उसमें हम इसका कौन सी जिक्र कर देंगे, है ना दोस्तों। चलो अगला है कौन सी, अगला कौन सी है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, ये 32 नंबर क्वेश्चन था ना, 32। अगला है हमारा कितना, 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कौन सा अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। देखो एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, कौन सा होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि, है ना, अंतःस्रावी ग्रंथि। एक होता हमारा कौन सी, बाह्य। ध्यान से देखो, एक होता बाहर, एक होता अंतर, यानी कि हमारे एक शरीर के अंदर स्रावित होता है, एक कौन सा होता है, बाहर स्रावित होता है। देखो जो बाहर स्रावित होती है ना दोस्तों, हमारा जो भी ग्रंथि बाहर स्रावित होता है उसके लिए हमें नली की आवश्यकता होती है। कौन सी की आवश्यकता होता है, नली के। लेकिन जो अंदर स्रावित होता है उसमें नली की आवश्यकता नहीं होती है, सॉरी, है ना, उसमें यानी कि नली की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा बताओ, जब नली की आवश्यकता नहीं होती है तो डायरेक्ट जो अंतःस्रावी ग्रंथि होता है ना दोस्तों, वो डायरेक्ट हमारा रक्त में यानी कि ब्लड में जाके मिल जाता है। कहाँ मिल जाता है, रक्त में मिल जाता है। और जो बाहर होता है वो हमारा कौन सी, उसके लिए एक नली की आवश्यकता होती है ना। चलो अब अच्छा पूछेगा, बताओ कि हमारा अंदर में कौन कौन स्रावित होता है और बाहर में क्या स्रावित होता है। देखो आप लोग देखते होंगे कि हमारे भोजन को पचाने में बहुत सारा एंजाइम काम आता है ना। आप लोग देखते होंगे कि हमारा पसीना निकलता है, बाहर निकलता है ना। आप लोग ये देखते होंगे कि आप लोग क्या देख सकते हैं, जैसे हमारा लार निकलते रहता है ना। तो ये सब जो हमारा ग्रंथि होता है, कौन सा होता है, ग्रंथि होता है। सिंपल बात है, हम बोले अंतःस्रावी ग्रंथि के लिए हमको क्या चाहिए, नली की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन बाहरी जो बाह्य अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, यानी बाह्य जो स्रावी ग्रंथि होती है, उसमें हमको नली की आवश्यकता होती है ना। चलो यही क्वेश्चन है हमारा, और इसका कौन सा करना है, जवाब देना है। तो पूछ रहा है दोस्तों कि कौन सा ये दोनों का कार्य नहीं करता। तो आप लोग देखते होंगे कि वृषण, कौन सी वृषण। आप लोग आंसर नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी। पहला में अग्नाशय ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अंडाशय ग्रंथि, है ना। देखो अंडाशय ग्रंथि अंडाशय से स्रावित होता होगा, आप लोग जानते होंगे। अंडाशय किस में होता, स्त्री में होता, आप लोग ये भी जानते होंगे। वृषण जो होता है बउआ, वृषण देखो ध्यान से देखना वृषण को, है ना। ये वृषण जो होता है हमारा, ये नर जन्नांग होता है। कौन सा होता है, नर जन्नांग होता है। कौन सा होता है, नर जन्नांग। वृषण जो होता है हमारा कौन सा होता है, मनुष्य में होता है नर जन्नांग। और ये इसमें ना तो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और ना ही कौन सी होती है, बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, वृषण। कौन सी, वृषण। आप लोग देखते होंगे, लेकिन ये जनन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है वृषण हमारा, है ना। चलो अच्छा पूछा जाएगा पीयूष ग्रंथि, कौन सी, पीयूष ग्रंथि। आप लोग से बहुत सारा पूछा जाएगा कि बताओ किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाती है ना। आप लोग से ये क्वेश्चन पूछता है, तो इसका जवाब आप बता दीजिएगा किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि को हम ही जवाब दे देते हैं, है ना। चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा संवेदीग्राही अंग नहीं है ना। संवेदग्राही अंग नहीं, संवेदग्राही का मतलब जैसे संवेदना मिलना, कौन सी मिलना, संवेदना मिलना। संवेदना का मतलब होता है मैसेज, कौन सी, मैसेज। आप लोग ऑप्शन देख के बता सकते हैं कि हमसे संवेदना कहाँ कहाँ से नहीं मिलता है। आप लोग देखें दोस्तों, पहला ऑप्शन देखिए क्या है, पहला ऑप्शन कह रहा है कान, कौन सी, कान। क्या बताओ, कान है। आप लोग अभी जैसे हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे होंगे कि नहीं, तो आपको सुनने का संवेदना कहाँ से मिल रहा है, कान से मिल रहा है, तो संवेदना अंग हो गया। आँख, हमको देखना है कुछ, कुछ करना है, देखना है, तो देख रहे हैं कि नहीं, तो उसका संवेदना मिल रहा है।
रहा है हमको? नाक है, कौन चीज़? नाक। नाक में हम कौन चीज़ करते हैं? सूंघते हैं, सूंघने का भी मिलता है। और चौथा कौन चीज़? दिमाग। कौन चीज़? दिमाग। अच्छा, दिमाग से क्या सोच सकती समझ में आएगा कोई चीज़, है ना? दिमाग तो हमारा सोचने के लिए होता है। कौन सा होता है? सोचने के लिए। मुझे कुछ काम करना होता है, जैसे देखिए मेरा हाथ हिल रहा है, तो मेरा हाथ को हिलाने का जो काम कर रहा होगा, किस कर रहा है? दिमाग, है ना? तो दिमाग कह रहा होगा हाथ को कि तुम इधर उधर जाओ, है ना? ये हो रहा है हमारा दिमाग। अब अच्छा पूछेगा कि बताओ निम्न में से कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है? तो सिंपल हो जाएगा कौन चीज़? दिमाग। कौन सी हो जाएगा? दिमाग। अच्छा बताओ, आप लोग देखते होंगे कि हमारा जो पंचतंत्र होता, जानते होंगे कौन सा होता? आँख, नाक, कान, मुख, यानी मुख नहीं होता, जीभ होता है, लेकिन मुख भी बोल सकता है। और कौन सा होता? त्वचा। यही 5 गो होता है ना? लेकिन दिमाग जो होता है हमारा सबको कंट्रोल करता है, नहीं कंट्रोल करता। अभी देखो मेरा आँख खुला हुआ है, तो मेरा आँख को भी कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? दिमाग, है ना? मेरा हाथ है, मेरा हाथ अभी अगर जो मान लिया इसको पकड़े हैं तो ये भी कंट्रोल कौन कर रहा होगा? दिमाग, है ना? हमारा जो दिमाग होता है ना सबसे अहम चीज़ निभाता है, क्योंकि ये हर एक पार्ट को सबको कौन सा करता है? कंट्रोल में करता है ना दोस्तों? तो आप लोग को ये ऑप्शन मिल गया होगा आंसर आपका, है ना? कि दिमाग जो होता है हमारा कौन सा होता है? संवेदग्राही अंग नहीं होता है ना? चलो, ये सबको कंट्रोल करने का काम करता है। चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कितना था हमारा? ये क्वेश्चन हो गया था हमारा कितना? 34 क्वेश्चन, है ना? अब है हमारा कितना? 35वां क्वेश्चन, है ना? चलो 35वां क्वेश्चन का रहा है समजात अंगों का उदाहरण है। समजात, देखो समजात, ध्यान से देखना, समजात गलत लिख दिया, समजात देखो, जात, है ना? जात गलत लिख रहे थे, समजात। समजात अंग, देखो समजात का मतलब होता है दोस्तों कि इसकी संरचना जो होगी ना, कौन सी? संरचना, कौन सी होगी? संरचना समान होगा। कैसा होगा? समान, यानी कि एक जैसा हो। कैसा होगा? एक जैसा। समजात का मतलब सम में कौन सा होता है? बराबर। अजात में कौन सा हो गया? मान लीजिए एक जाति का हो गया। जैसे में आप लोग देखते होंगे कि हमारा जो दांत होता है, आप लोग का ऑप्शन में देखिए, पहले लिखा हुआ है हमारा हाथ और कुत्ता का अग्रपाद, यानी कहने का मतलब हमारा जैसे हाथ होता है और कुत्ता का जो होता है आगेला पैर हो गया। कौन चीज? आगेला, है ना? आगे का पैर, है ना? तो हमारा जिस तरीका से हाथ होता है ना, उसी तरीका से कुत्ता का भी कौन सा होता है? पैर होता है ना? दोनों समान होता है। कौन सा होता है? समान होता है ना? चलो, यानी कि दोनों का काम समान होता है ना? लेकिन पैर से कौन सा होता है? वो चलता है। कौन सा होता है? चलता है। पैर को सहायक करता है कि नहीं चलने में? तो सुनो, दोनों का संरचना जो होता है कैसा होता है? समान होता है। कौन सा होता है? समान होता है। आप लोग दूसरा देखिए, ये पहला हो गया, है ना? पहला। दूसरा देखिए, दूसरा ऑप्शन कह रहा है दोस्तों कि हमारा दांत और हाथी के दांत, बिल्कुल बात सही है। हमारा जो दांत होता है, कौन सी? दांत, इधर देखो हमारा है, ठीक नहीं? उधर अलग से। और हाथी का दांत, तो इसका हाथी का दांत, देखो हाथी का जो दांत होता है, आगे का दांत होता है ना, हाथी का दांत, वो वाला भी, और मेरा दांत, हमारा दांत, दोनों कौन सा होता है? एक जैसा होता है। नहीं होता है, सबका काम कौन सा होता है? एक समान होता है। जल्द देखो तीसरा दोस्तों, तीसरा क्या कर रहा है? तीसरा देखते हैं। तीसरा कर रहा है आलू और कौन सी? घास के ऊपरी भू स्तरीय, यानी कि जैसे हमारा आलू हो गया, मान लो कौन सी? आलू आप लोग देखे होंगे, पोटैटो, आलू, यानी आलू के ऊपर में देखते होंगे तो पत्ता उतर रहता है कि नहीं रहता? बिल्कुल, गाछी वाला उसका पत्ता ही रहता है, नीचे आलू होता है, यानी कि जमीन में, है ना? उसी तरीके से आप लोग किसको? घास को भी देखते हैं, तो घास के ऊपर में कौन सा होता है? पत्ता होता है, और नीचे में कौन सा होता है? जड़ उड़ होता है कि नहीं? चलो, तो कहने का मतलब ये तीनों तो हमारा किसका हो गया? समजात का उदाहरण हो गया। लेकिन चौथा नंबर आप लोग देख सकते हैं, चौथा नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है? उपरोक्त में सभी, कौन सी? उपरोक्त में सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर सभी हो गया। तो ये हो गया हमारा उपरोक्त में सभी हो गया, तो आंसर हो जाएगा कौन सी? सभी। क्या बात समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए होंगे। तीनों हमारा किसका हो गया? अपन समजात अंग का, है ना? तो पूछ रहा था कौन सी? कि समजात अंगों का उदाहरण है, तो सब हो जाएगा, है ना? चलो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना? 36 पे। देखो क्या ये समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल समझ में आ गया, है ना दोस्तों? चलो 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? कौन सी? वंशागत नहीं है। चलो ऑप्शन पहले, सबसे पहले पढ़ते हैं। आँख का रंग, देखते होंगे मेरा आँख काला है ना? काला का रंग दिख रहा होगा कि नहीं? और जिस तो पापा का भी रंग कैसा होगा? काला ही होगा। लेकिन देखो चमड़ी का रंग, अगर जो हम गोरा हैं तो समझ लो मम्मी या पापा में से कोई कौन सा होगा? गोरे होंगे, है ना? शरीर का आकार, हमारा आकार देखते होंगे, फेस कुछ ना कुछ मम्मी पापा से मिलता ही होगा, आप लोग जानते होंगे। चौथा बाल की प्रकृति, देखो हमारा दोस्त बोले हमारा बाल मान लेना गाढ़ा है, तो ये जरूरी नहीं है कि पापा का बाल गाढ़ा ही हो सकता है ना? हमारा बाल अगर जो मान लेना, जैसे हमारा दाढ़ी, जैसे देख लेना हमारा दाढ़ी बढ़िया से नहीं आया, तो ऐसा नहीं कि हमारे पापा का दाढ़ी बढ़िया से नहीं आया, पापा का दाढ़ी बढ़िया से हो सकता है ना? तो ये हाँ, दाढ़ी पर भी निर्भर करता है, लेकिन बाल पे निर्भर नहीं होता। हमारे जैसे बाल है ना? हमारा बाल देखो अभी ये पकने लगा, पापा बूढ़ा हो गया तो उनका बाल पकते हैं, है ना? चलो, तो ये जो हमारे कहने का मतलब हो गया दोस्तों, बाल की जो प्रकृति है ना, ये अभिलक्षण नहीं है वंशागत, ये वंशागत से नहीं आता। तो सिंपल हो गया दोस्तों, 36 का आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। कितना हो जाएगा? डी, यानी कि बाल की प्रकृति, बाल का प्रकृति जो होता है वंशागत नहीं होते हैं।
है ना। चलो अब चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। देखो आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों 20 से शुरू किए थे 37 तक चला है ना। आप लोग अगर जो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको पक्का दम पसंद आ रहा होगा वीडियो, है ना, इसलिए आप लोग देख रहे होंगे, है ना। चलो अब चलते हैं हम लोग कितना 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों कि निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। ध्यान से देखो, पहले देखो आहार श्रृंखला का निर्माण करेगा तो सिंपल बात, पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन कह रहा है घास, गेहूँ और आम। घास, गेहूँ और कौन सी, आम। देखो पहला नंबर घास, गेहूँ और कौन सी है, आम। अच्छा बताओ खाम कहाँ से हुआ है, घास गेहूँ कहाँ से, ये किसको खाएगा, आम किसको खाएगा, नहीं खाएगा, है ना। दूसरा पहला तो नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा कह रहा है घास, बकरी, मानव। कौन सी, घास, बकरी और कौन सी, मानव। ध्यान से देखो घास, बकरी, मानव। अब देखो घास है, घास को कौन खाता, बकरी खाता, बकरी को कौन खा जाता, मानव खा लेता, है ना। तो ये सो कर रहा है हमारा, है ना। देखो अच्छा बकरी को मानव खाता है कि नहीं, बिल्कुल खाता। अच्छा देखो यहाँ पर जानवर भी रह सकता है ना, जानवर है कि नहीं, जानवर तो हम लोग भी जानवर ही माता है। अब बोलेगा हम लोग जानवर में आ रहा है तो बकरी भी तो जानवर है ना। तो जानवर कहने का मतलब जैसे मान ले जंगली जानवर, कौन जानवर, जंगली जानवर, जो हमारा शेर हो गया, कौन चीज़, शेर हो गया, और जो मांस खाता है, जो बकरी को खा सकता है, वो सब वाला चीज, ठीक है। चलो तीत हो गया हमारा कौन सी, घास, बकरी, मानव, जानवर, ये हो गया। तीसरा ऑप्शन कौन सी करा, बकरी हो गया, गाय हो गया, हाथी हो गया, है ना। अच्छा बताओ कौन सा हो गया, बकरी, बकरी हो गया, और कौन सा हो गया, गाय। अच्छा बता गाय बकरी कहाँ से खाएगा, है, ती भी नहीं होगा। डी में कह रहा है कौन सी, घास, मछली, बकरी। मछली कहाँ घास खाती है ना, और ना ही बकरी कहाँ मछली खाती है, बिल्कुल गलत। तो कौन सी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी। कहने मतलब 37 का बी हो जाएगा आंसर, है ना। चलो अब चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। कितना, 38 नंबर क्वेश्चन। आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग बहुत दूर तक चलाएं। 38 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मा के लिए उत्तरदायी है। आप लोग जानते हैं वैश्विक ऊष्मा के लिए उत्तरदायी जो हमारा होता है कौन सा होता है, CO2। कौन सी जगह है, CO2। आंसर नंबर कितना हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर कितना, 1, यानी 39 का आंसर कितना, 1। अच्छा 39 का था, ओ सॉरी ये 39 का है। किसका, 39 का। 38 फिर से देखते हैं, किसका, 38 का। बोल रहा है 38 में कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है। अच्छा अजैव निम्नीकरणीय कचरा, यानी कचरा कहने का मतलब जैसे देखो टिश्यू पेपर, आप लोग टिश्यू पेपर नहीं देखते हैं, खाना खा के पोंछ लेते होंगे, है ना। केले का छिलका, है ना, और कौन सी, थर्मोकोल। और इनमें से सभी देखो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सी, इनसे अजैव, जैव नहीं अजैव पूछ रहा है ना, तो थर्मोकोल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, थर्मोकोल। यानी थर्मोकोल जो होगा हमारा कौन सा होगा, अजैव होगा। कौन सा होगा, अजैव, अजैव निम्नीकरणीय। कौन सा हो जाएगा, निम्नीकरणीय, है ना। चलो अजैव अनिम्नीकरणीय हम लोग कौन सा हो जाएगा, थर्मोकोल। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन कितना में, सी में। यानी 38 का हो जाएगा कितना, सी, थर्मोकोल। चलो अगला चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कितना, 40। 39 तो हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट है, हमारा 40 है। बोल रहा है कि निम्न में से गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। गंगा के मतलब प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं। सबसे पहले अच्छा पहले ऑप्शन पढ़ते, मछली का पालन। दूसरा में कह रहा है गंगा में कपड़ों का धोना। तीसरा बोल रहा है गंगा में अधजले सबको बहावना, यानी अधजले सबको, यानी कि मर गया आदमी को जलाता है ना, थोड़ा वो जल गया उसके बाद बहा दिया, है ना। और उसके बाद कौन सी कह रहा है, गंगा में रासायनिक अपशिष्ट को विसर्जन। देखो ये भी चीज़ हो गई। तो कहने का मतलब बोल रहा है कि गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो अच्छा बताओ मछली पालन तो और अच्छी बात है। क्यों, आप लोग देखते होंगे जो तालाब में मछली होता है वो तालाब पूरा साफ होता है। क्यों, उसमें अगर जो थोड़ा बहुत कचरा उचल जाता है उसको मछली कौन सी कर जाता है, खा जाता है ना। तो कहने का मतलब आंसर नंबर कितना होना चाहिए, ए। कितना, ए। इन्हें मार देना किसी मार देना। अच्छा बताओ मुर्दा को फेंक देगा कचड़े न गए, बता सिंपल है। तो आंसर हो जाएगा कितना, 40 का ए। तो बताना दोस्तों, आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो देख लिए हैं तो बताइए कि कमेंट करके आप जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, है ना। इस वीडियो में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं पूछे हैं, है ना, बहुत कम क्वेश्चन पूछे हैं क्योंकि आप लोग जवाब नहीं देते तो मन नहीं करता पूछने का, है ना। बाकी आप लोग जवाब दीजिए, क्वेश्चन करने का मजा भी कुछ और होगा, है ना। और तैयारी को एकदम पूरा बढ़िया से करिए, सेट रोज लगाइए दोस्तों, और उसका सोल्यूशन भी कीजिए, है ना दोस्तों। हम तो यही कहेंगे कि सेट लगाइए, उसका सोल्यूशन कीजिए, बार बार लगाइए। जो चीज़ नहीं जान रहे हैं उसको एकदम गहराई से पढ़ लीजिए, एक बार पढ़िए दोबारा लिखिए, पढ़िए लिखिए, इस तरीके से करके अपना मेहनत जारी रखिए, है ना। क्योंकि अब एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं बच रहा है ना। आज हो गया हमारा 8 तारीख और 17 तारीख से उधर 9 दिन उधर और इधर 30 दिन इधर मान लो, है ना। और बस
लगभग में 1 महीना बच रहा है, अब इससे ज़्यादा नहीं बच रहा, 40 हाँ 1 महीना का समय है नहीं। तो आप लोग तैयारी कीजिए, बढ़िया से कीजिए, क्योंकि अब अगर जो आप लोग तैयारी नहीं कीजिएगा तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा। तो पछताने से क्या फ़ायदा है ना, उससे बढ़िया कौन सी कर लो, तैयारी कर लो, है ना। तो चलो मिलते हैं अगला पार्ट में, और अगला जो पार्ट रहने वाला एकदम सबसे मज़ेदार रहेगा वो होगा 2020 का। किसका होगा, 2020 का, है ना। अभी देखो दोस्तों 40 क्वेश्चन रहा था, है ना, हर सेट में, क्योंकि ये 2019 का था। 20 में भी सेम होगा, है ना, लेकिन नहीं 20 में से तो हो सकता है बढ़ जाएगा ना उसमें, है ना, लेकिन 22-23 का जो भी होगा उसमें 80 क्वेश्चन रहेगा। तो उसमें हम सब को सोल्यूशन जो उतना बेहतरीन से नहीं बोलेंगे, है ना, डायरेक्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन, उसका जवाब दे देंगे, है ना। या तो फिर अगर जो आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, आप लोग जवाब देते रहें, तो हर एक चीज़ का यानी क्वेश्चन भी करते रहेंगे और उसका जवाब भी बोलते रहेंगे, है ना दोस्तों। और हो सकता है सोच रहे हैं एक आध दिन लाइव भी कर देने के लिए, तो आप लोग बताइएगा। तो हो सकता है कमेंट करके बताइए कि लाइव कर दिया जाए एक आध दिन कि नहीं किया जाए, है ना। तो देखते हैं अगर जो लाइव हो जाता है तो लाइव भी कर देंगे एक आध दिन, है ना। तो ये भी करने का जरूर ट्राई करेंगे, है ना, क्योंकि एक आध दिन तो चलेगा। तो बाकी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अच्छी बात है, आप लोग मेहनत कीजिए। और वीडियो को हम एक ही चीज़ बोलेंगे दोस्तों कि वीडियो को थोड़ा आप लोग स्पीड में देखिए, है ना। हमने कहते हैं कि तुम आधा घंटा टाइम दे दो, 1 घंटा नहीं। अगर जो 40 मिनट का वीडियो है तो आप लोग सोचिए कि 1.5 का स्पीड करके देखें, है ना। तो आपको समय का बचत होगा और जल्दी हो जाएगा, है ना। अगर जो आप लोग जल्दी कीजिएगा तो आपको समय बचेगा और आप दूसरा काम में भी कर सकते हैं, ना। और इसका तो ऑब्जेक्टिव हो गया दोस्तों। और सब्जेक्टिव का अगर जो आप लोग को सब्जेक्टिव का गैस क्वेश्चन चाहिए मेरे द्वारा, है ना, तो आप लोग कमेंट करके बताइए, है ना। या तो फिर मेरा नंबर होगा आपके पास, आप डायरेक्ट जाइए नंबर पर मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप पर कर देंगे, है ना दोस्तों। हम थोड़ा सा गैस क्वेश्चन दिए, देखते हैं कितना क्वेश्चन लड़ पाता है नहीं लड़ पाता है ना। तो बाकी यहीं तक रहने दोस्तों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, लाइक शेयर।